येलो जोन से तो पहले ही 2 दफ़ा दोबारा ड्रोन अटैक्स हुए। फिर दोबारा उन्होंने ड्रोन साउंड है। बॉम्ब्स का यूज़ किया इस दफ़ा। बिल्कुल, वो आपके और कान फटते थे, जी, क्या ऐसी कैफ़ियत? वो बहुत इतना ज़्यादा कि कान सिर्फ नहीं फटते थे, नौज़िया की कैफ़ियत दोबारा अच्छा, बिल्ड होनी शुरू हो जाती थी। हमने 3 दिन का हमने निस्बत तय की कि अहले गज़ा को कम से कम भी 3 दिन में जाके एक दफ़ा कुछ खाने को मिलता है, या उससे भी, अब तो उससे भी ज़्यादा बदतर हालात हैं। हमने कहा हम 3 दिन के बाद खाना खाएँगे, और एक ब्रेड का स्लाइस मिलता था, कोई ज़्यादा खाना नहीं। तो यकीन जाने में वो मुझसे वो काफ़ी देर तक तो खाया नहीं गया कि अहले गज़ा किस कर्ब से गुज़रते हैं। हम यहाँ पर जज़्बे के साथ खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, आवाज़ें बुलंद करते हैं। जब तक हम उस मिज़ाज को समझेंगे नहीं कि अहले गज़ा किस तकलीफ़ से, कर्ब से गुज़रते हैं, उससे ख़ुद को हमारे सामने वो मराहिल नहीं होंगे, शायद हम उस तरह से एक्टिव ही नहीं हो सकते। थ्रू आउट द जर्नी जो है वो अहले गज़ा के बच्चे मुझे इनबॉक्स करते थे इंस्टाग्राम के ऊपर, छोटे-छोटे बच्चे, बच्चियाँ, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तलअल बद्रु अलैना हुआ था ना जी, वो बच्चे गीत गाया करते थे हमारे लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए मुझे इनबॉक्स आते थे। वो कहते थे कि अंकल, चाचा जान, भाई, बेटा, मैं सुबह निकलता हूँ, निकलती हूँ, साहिल तक जाते हैं, सारा दिन वहाँ गुजारते हैं, आप लोगों की राह तकते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि कल आप हमारे दरमियान होंगे। हालांकि उनको भी मालूम है कि हम उनको आज़ाद करवाने नहीं आ रहे, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लाइव ऑडियंस के साथ हमारे साथ पहले फ्लोटिला के वापस आने वाले मेंबर सैयद उज़ैर निज़ामी साहब, और आप पाकिस्तानियों में से दूसरे से पाकिस्तानी थे जो एक्चुअली साहिल के करीब जाके पहुंचे थे, बिकॉज़ बाकियों को वापस आना पड़ गया था, उनकी बोट जो है वो डैमेज हो गई थी। 6 लोग पाकिस्तानी गए थे, उनमें से एक ये थे, और 2 जो एक्चुअली गाज़ा के साहिल तक पहुँचे, एक मुश्ताक साहब जो अनफॉर्चुनेटली हिरासत में इसराइलियों की, और एक उज़ैर साहब, क्योंकि ये मदर बोट पे थे तो मदर वेसल पहले मुड़ गई थी, सारी बात, उसका काम फैसिलिटेशन था, उसका पकड़े जाना मकसद नहीं था। तो उज़ैर भाई पहले फ़ौरन वापस आ गए हैं, और परसों ही इस्लामाबाद पहुँचे हैं वापस, और अब लाहौर में, क्योंकि लाहौर में मकीन है, तो उज़ैर भाई ने टाइम निकाल के अपने कीमती वक्त में से हमारे साथ आके आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और जो पूरा एक दास्तान है एक वो फ्लोटिला का, वो बताने के लिए। उज़ैर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक दोबारा ठाक। पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं, चले। तो कट गई थी वो, पहले अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन एक आपने जिक्र किया पिछली जब हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके अंदर, कि एक मिरेकुलस तरीके से ये सारा मामला अनफोल्ड हुआ है, कि आपने इसका जिक्र किया कि आपको एक हफ़्ता पहले पता लगा, तो आप लोगों ने अपना पूरा डाला इसके अंदर कि यार हमें मौका मिले इसमें हिस्सा डालने का। तो मैं खुद अगर ज़ाती बात करूँ तो हमें 72 घंटे पहले पता लगा, तो उसमें मैंने मुश्ताक साहब को भी फ़ोन किया, फिर अपने वो करना शुरू किए कि पूछूं क्या, कैसे, किधर हिस्सा कैसे डाला जाता है, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को अल्लाह ने चुना हुआ था, तो आप लोग माशाल्लाह सेलेक्ट भी हो गए और पहुंच भी गए वहाँ पे। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि मुझे भी जब 72 घंटे पहले पता लगा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये होएगा, जी। और जब होने लगा तो फिर जब वो डिलेज़ का मसला आया कि वीज़ा नहीं आ रहा था आप लोगों का टुनीशिया का, और फिर अल्लाह की तरफ से जो मामलात हुए वो ज़रा अगर आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जी हमें कबूल किया कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। 11th आवर में हमें जो है ये पता लगा था कि एक ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का कॉन्वॉय जो है, फ्लीट जो है, वो गज़ा की तरफ जाएगा, और जिसके मेनली जो मकासद होंगे उनमें से 2 तो ये थे कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि जो वहाँ के जो मज़लूम हैं उन तक एक मुसलसल तसलसल के साथ जो है वो इमदादी सामान की तरसील हो सके, और ये सारा कुछ हो सके। और दूसरा ये था कि अक़वाम आलम के अंदर क़ज़िया फ़लस्तीन जो है, जो कि बज़ाहिर मद्धम पड़ता जा रहा था, इसको दोबारा बेदार किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। जो हमने देखा है कि यूरोपियन स्टेट्स के अंदर जो है वो एक भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो आवाज़ मद्धम पड़ती जा रही थी, दोबारा उसके अंदर एक झुरझुरी आई है, एक झंझोड़ा गया है। बल्कि स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि यूरोपियन स्टेट्स में तो आपको नज़र भी आया, उज़ैर भाई आपने खुद देखा कि डॉक्टर जो रीमा हसन साहिबा हैं, जो फ्रेंच MP हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में हैं, जो स्वीडन की मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, और वहाँ पे फिर जागा हुआ था ये मामला, बिकॉज उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अब लिंक हो चुका है, बिकॉज उनके यहाँ एक जमहूरियत का वो स्ट्रॉन्ग तस्वर है, तो वो फील कर रहे हैं कि हमारी बिल्कुल वॉइस नहीं रिप्रेजेंट हो रही थी। यहाँ पे मध्यम बढ़ गया था ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि पाकिस्तान में खसूसी तौर पे एक के मामला पसे पुश चला गया था, लोकल पॉलिटिक्स की नज़र हो गया है, जो भी आप कहें। तो अब जैसे वो दोबारा उसी एनर्जी और फरवर के साथ वो मुश्ताक साहब के किरदार को लेके आप लोग, जो बाकी लोग अपनी जानों के नजराने पेश करने गए थे,
उनके मामले को लेके कि हमारा बंदा बाजियाब करवाओ, क्यों उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब पहली बार वो सवाल लोगों के जहन में जन्म लेने लगे। और इसमें मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सरकार ने नाक़दीन लॉन्च किए हुए थे ट्विटर और यूट्यूब वगैरह पे, जो तनकीद कर रहे थे। उन्होंने जैसा अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉड सेंड, वो एक गॉड सेंड थे। उन्होंने भले का काम कर दिया तनकीद कर करके, ये कह कि ये सेल्फी फ्लोटिला है, ये तो फ्रॉडिये हैं, ये तो AI वीडियोज़ हैं, ये पीछे ब्लू बैकग्राउंड लगाए हुए इन्होंने, ये कराची के समंदर में अजरबैजान, ये सरकार ने किया अपनी अकल, वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं। वो करके लोगों को इश्तियाल आया कि नहीं यार ये क्या मतलब, हमारा आदमी गया कानूनी तरीके से एक मुल्क में अपने मुसलमानों के एक सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन स्टेट को विज़िट करने, तो इसराइल ने इतनी नंगी जारियत का मुजाहरा कर दिया। और वो दोबारा मुझे वो कैफियत वो मारवी मारवरा वाली एक ज़माने में जो आई थी कि यार लोगों में फिर दोबारा आया कि ये क्या मतलब कि हम जा नहीं सकते वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हैं वीज़ा लेके कानूनी तरीके से, तो ये क्या मतलब है। तो वो कुछ बड़ी बेस इंसानी जज्बात को अपील मिली है पाकिस्तान में। आपको कैसा फील हुआ रिस्पॉन्स और लोगों के अंदर जो आपको पहले का माहौल था और बाद का माहौल है? अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बितयक्कुन, यानी यकीन की कैफियत के साथ है कि अब ये कज़िया दबेगा नहीं जी। क्योंकि अब पहले लोग कहते थे जी करें क्या, हर बंदा कहता था जी करें जी क्या करें कि क्या करें क्या जी, या तो एहतजाज कर लें या ये कर लें, बायकॉट कर लें। ये बायकॉट तो चलें, फिर एक प्रैक्टिकल स्टेप है, खाली एहतजाज से तो उतना इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं हो सकती। अब लोगों को नज़र आ रहा है कि हर आप एक दर बंद 100 दर खुलेंगे। अगर इससे पहले तक के पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ये रास्ता नहीं खुला हुआ था, 6 लोग गए हैं, 2 अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा के पानियों तक, उस मुबारक सरजमीन के पानियों को छू कर आए हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम उम्मीद करते हैं इन 6 के पीछे सैले रवा है। तो अर्द मुक़द्दस के अंदर बैठे हुए हैं। ये तो मैंने वैसे बात के लिए बात रखी हुई थी कि आगे चल के ये बात करेंगे। तो ये है कि अगली दफ़ा एक सैले रवा आएगा अब इंशाल्लाह। और हमें डन। उसके बाद जो है हम, अच्छा वो जो हमारे जहाँ से जाने की रुदात थी वो बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बिल्कुल कि हमें वीज़ा के बहुत इश्यूज़ थे, नहीं मिल रहा था, उनके अपने प्रोटोकॉल्स थे ट्यूनीशियन एम्बेसी के, उन्होंने वो कहते हैं वो लूप होल्स के साथ खेलना और वो सारा कुछ, वो सब कुछ चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनकी जो डेडलाइन थी स्टीयरिंग कमेटी की वो ये थी कि आपने 1 सितंबर को हमारे पास पहुंचना है। दुनिया भर से सबके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल था, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको जो है वो मना कर रखा था कि 1 सितंबर तक जो पहुंच जाएगा हम उसको अकोमोडेट करेंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग होगी बार्सिलोना से, क्योंकि काफ़िले ने 31 यानी आखिरी दिनों में चलना था और उसने 2 तारीख को यहाँ पहुंचना था 2 सितंबर में। और उसके बाद 1 दिन सर्विस का होना था, उन लोगों ने स्टे करना था, कमरे शमरे सीधी करनी थी। उसके बाद 4 तारीख को डिपार्चर होना था। तो हमें तो वीज़ा ही जो है ना आखिरी दिन मिला कि जिस दिन डेडलाइन थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकिस्तान के वफ़द के लिए हमारे जाते हुए उस दौरान ना हमारे बाद किसी को और कोई वीज़ा मिलने की कोई फ़्लाइट, किसी ने हमारे साथ दुनिया के किसी और कोने से भी पहुंचना हो, किसी ने भी नहीं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो मुसख्खर किया है इस पाकिस्तानी नुमाइंदगी के लिए कि हमारा तो ताल्लुक़ इस कदर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी दुनिया के मुसलमानों का भी यकीनन है, लेकिन हम तो हरमैन शरीफ़ैन और बैतुल मक़दिस शरीफ के लिए जो है ना हमारे तो फीलिंग्स ही बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो हम तो जब पाकिस्तान, हमारे तो फाउंडिंग फादर्स के भी यही है, और जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था तो जो गज़ा के बच्चे, फ़लस्तीन के जो बच्चे थे वो तो इसराइली टैंकों को मुखातब करके, उनके फ़ौजियों को मुखातब करके कहते थे कि डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड, लुक एट द बॉम्ब इन पाकिस्तान, दे आर कमिंग आफ्टर यू। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो जो स्टीयरिंग कमेटी थी उन्होंने हमारा वेलकम किया। उन्होंने कहा कि ये अहमियत पाकिस्तान खो बैठा है अपनी हरकतों की वजह से। कायदे आज़म ने तो इजराइल को कहा था ये बास्टर्ड स्टेट बरतानवी ताज की, और कायदे आज़म ने हेनरी ट्रूमन को ख़त लिखा था जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, और उसमें जो प्रेडिक्शंस हैं कायदे आज़म की 5-6 नुकात पर मबनी, यार यकीन को लगता है आज बैठ के लिखा किसी ने, ऐसा ही है। और कायदे आज़म ने पोलैंड से और चेकोस्लोवाकिया से असला और हेलीकॉप्टर लेके मिस्र और सीरिया को दिए थे कि लड़ो। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान ने 60-70s में भी वो लग्जरी इंजॉय की कि हम वो ऐसी एयरफोर्स हैं जिन्होंने जहाज़ गिराए एक्टिव कॉम्बैट में। मैं उनसे मिला हूँ कुछ पायलट से बाय द वे जो उस मिशन में शामिल थे। तो और अभी तक बाय द वे सीरिया में जो मर्जी हुकूमत हो, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर होता है, जो पाकिस्तान की तरफ से जाता है सफारत खाने का, वो एयरफोर्स का ही बंदा होता है। हमारी पहचान ही वहाँ पर ये है।
तो ये सब जैसे मीरास खोई हुई जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे हमने सारी खो बैठी कि ना हमारा ताल्लुक क्या है और पाकिस्तान फर्स्ट का नारा है और ये सब उल्टी सीधी बातें जो हमने लगाना शुरू कर दी, हमारा तो रूहानी नेशनलिस्टिक मतलब जिस मर्जी एंगल से आना चाहें आप, हमारी बाकायदा एंटीथेसिस है इसराइल के साथ, हम एंटीथेसिस है इसराइल का। बिल्कुल। और वो सारा ताल्लुक जो तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जो राब्ता मुनक़ते करने की कोशिश की जा रही थी, वो जैसे झट से अपनी ही मेहनत से वो खुद ब खुद वापस उसी वो सुई वापस आ गई कि जहाँ पे हमारा मकसद था। और दूसरी चीज़ जो हुई वो स्टीयरिंग कमेटी ने जब ट्रेनिंग सेशंस शुरू किए तो उन्होंने कहा कि वी हैव एनिमी स्टेट्स फॉर द इज़राइल, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जो सारी दुनिया के जो वफूद आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क नहीं है जो मुसलमान हो और उनके इसराइल के साथ रिकग्निशन ना हो। लेकिन उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तानी डेलीगेशन का नाम लिया। उन्होंने कहा हमारे साथ इस दफ़ा जो इसराइल के लिए जो सबसे बड़ी एनिमी स्टेट है, इस दफ़ा हमारे साथ उसका वफ्द शामिल है और उनके स्टेट्समैन शामिल हैं, उनके लोकल बॉडीज़ से उनके जो अवामी नुमाइंदे हैं वो शामिल हैं, ताजिर हैं, डॉक्टर हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो वेलकम था अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्यूनिस की आपको एक रुदात बताऊँ मैं कि वहाँ पर टैक्सी वाला हो, वहाँ पर किसी होटल में जाएं, खाना खाने जाएं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं सफ़र कर रहे हों, हमने ये कैफिया पहना होता था और लोग पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, हम कहते थे पाकिस्तान, वो कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद। हर बंदा अरब के अंदर आज भी पाकिस्तान को लेकर वो जज्बात उसी तरह। नॉर्थ अफ्रीका और शाम के अंदर ये गल्फ वाले हमारे भाई थोड़े फिट गए हैं माल के साथ, लेकिन शाम और ये सीरिया हो, लेबनान हो, फ़लस्तीन हो, नॉर्थ अफ्रीका में जो अरब ममालिक हैं, ये मोरक्को, टूनीजिया वगैरह, बहुत एहतराम और ये एहतराम जिसके हम हकदार नहीं शायद रहे। और आपने सही कहा कि उनकी नवाजिश है कि वो इतनी इज्जत के साथ मिलते हैं और वेलकम किया उन्होंने, क्योंकि हम उसका वजन नहीं समझ पाते पासपोर्ट की पहली लाइन का। जी बिल्कुल, वो समझते हैं, हम समझते हैं ऐसे लिखा हुआ है ये भाई, ये बहुत बड़ा फैसला होता है डिप्लोमेटिकली। मैं आपको एक बात बताऊं, और वो चुभता है इजरायलियों को बहुत ज़्यादा। वो ये कि हमसे ना शायद कम से कम मेरी अपनी ज़ात से कोई 20-25 लोगों ने ना मेरे पासपोर्ट की ना वो जो खाली ब्लैंक पेपर होता है उसकी तस्वीर ली है कि जी ये जो इसके ऊपर इसराइल के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसके लिए मुझे तस्वीर चाहिए, वहाँ के मकामी लोगों ने। जाहिर बात है, और नायाब चीज़ है, किसी दुनिया के पासपोर्ट में नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। तो फ़ख्र था हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पहुँचकर अब जैसे आप ना जैसे एक बात नोट करें कि चाहे जाए, इसके बावजूद कि हमारी स्टेट की जो मशीनरी है, बाबू लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, उनकी लाख ख्वाहिश के बावजूद जैसे दुनिया की सारी ताकत मिल के कहती है कि तुम लड़ो, वो जैसे मजबूर कर रहे हैं कि तुम लड़ो आपस में। और इजराइल खुद भी इसका ख्वाहिशमंद बनता जा रहा है। मतलब ये बात मैं याद कराना चाहूँगा ऑडियंस को कि मई की झड़प में हिंदुस्तान के साथ इजरायली ड्रोन आपके सर के ऊपर उड़ते थे, हमारे शहरों में आके तंसीबात में लगे थे आके। इस बात से आपको एक चीज़ आपको बताऊँ मैं, जो कि अभी आवाम को नहीं पता शायद। जी हाँ, ये ज़रा बता दें, आपने बताई तो मेरी हंसी निकल आई। ये जो ये बहुत बड़ी रिवील है, इसको आप 10-15 मिनट और अगर आप पूरी दास्तान बता दें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। ये जो अनवेलिंग आप बात बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पे वफ्द को रोकने में, तो ज़रा पहले आप ज़रा तफसील से बताएं वफ्द में फिर क्या हुआ। ट्रेनिंग्स हुई, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, नॉन वायलेंट ट्रेनिंग्स करवाई गई मारवी मरवरा के कॉन्सेप्ट के साथ बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में। उसके अलावा लीगल ट्रेनिंग करवाई गई कि आपने जो है वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर साइन करना है, किसके ऊपर नहीं करना। जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे
इवन क्रू मेंबर्स, कैप्टन वगैरह जो कुछ भी, उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने किसी भी तरह के इजराइली गिवन जो एक डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर साइन नहीं करना। उसमें कुछ ऐसे उन्होंने जो है ना वो शिक रखी हुई हैं जिससे उनकी रियासत को भी तक़वियत होती है, उनको प्रोपेगेट करने भी मुस्तक़बिल में आसानी होती है। तो ये इस तरह की, और फिर फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग सेशंस थे कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, खुदा न खास्ता सी सिकनेस होती है। इवन अभी जिस मौसम में हम लोग वहाँ पर निकलना हमारा सफ़र शुरू हुआ था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने बहरे वस्त जो है, बहरे रोम या मेडिटेरियन सी जो है, इसके ऊपर शदीद तूफ़ानी जो है ना वो लहरें होती हैं। और हमारी ख़ुद की कश्ती, हालांकि हमारी बड़ी कश्ती थी, उसके बावजूद हम 8 से 10 फुट जो है ना हमारी वो लहरों का सामना था। और जो है वो एक ख़ास किस्म की पोजीशन के अंदर हमें कह दिया जाता था कि वो थी दवाई, वो पेल्स हम यूज़ करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। वो 8-10 फुट की। फिर हमारी कश्ती को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा वो मराहिल से गुजारा है कि कहा है कि तुम अगर इस जज्बे के साथ जा रहे हो कि हमें अगर शहादत मिली तो हम अस्क़लान के शुहदा का हिस्सा होंगे, हमने इस नीयत के साथ गए थे। हमारा तो जज्बा ये वाला था कि अल्लाह हम अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए आपने वादा कर रखा है उन शुहदा के साथ, तो हम भी इसी नीयत से जा रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि फिर उनके साथ निस्बत भी जोड़ो, काम करो, काम करके दिखाओ। हमारा किचन ख़राब हुआ हमारी कश्ती का, हमारी कश्ती वाहिद थी जिसके ऊपर किचन की सर्विस मौजूद थी, बाकी सारी छोटी कश्तियाँ थी, बानी वाली थी, हमारी मोटर बोट थी। जो सफ़र उन लोगों ने 11-12 दिनों में पूरा किया, हम 3 दिनों में पूरा करके गए थे। हमारी कश्ती का किचन ख़राब हुआ, उसके बाद जो गोश्त वगैरह कुछ खाने के लिए रखा हुआ था वो ख़राब हुआ, वो मछलियों की खुराक बनी। हमने 3 दिन का हमने निस्बत तय की कि अहले गज़ा को कम से कम भी 3 दिन में जाके एक दफ़ा कुछ खाने को मिलता है, या उससे भी, अब तो उससे भी ज़्यादा बदतर हालात हैं। हमने कहा हम 3 दिन के बाद खाना खाएंगे, और एक ब्रेड का स्लाइस मिलता था, कोई ज़्यादा खाना नहीं। एक ब्रेड का स्लाइस, मेरे पास आज भी वो मेरी तस्वीर मौजूद है, जो मैंने पहली दफ़ा 3 दिन के बाद स्लाइस खाया ना, तो यकीन जाने में वो मुझसे वो काफ़ी देर तक तो खाया नहीं गया, और वो खाने के बाद भी जो है ना एक अजीब सी कैफियत रही कि अहले गज़ा किस कर्ब से गुज़रते हैं। हम यहाँ पर जज्बे के साथ खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, आवाज़ें बुलंद करते हैं। जब तक हम उस मिजाज को समझेंगे नहीं कि अहले गज़ा किस तकलीफ़ से, कर्ब से गुज़रते हैं, उससे ख़ुद को हमारे सामने वो मराहिल नहीं होंगे, शायद हम उस तरह से एक्टिव ही नहीं हो सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के ज़रिए जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो जज्बा था, जो इस्तकामत, मुकावमत की अलंबरदारी थी, जो अहले गज़ा ने करके दिखाई थी, वो दोबारा से जो है ना वो कनेक्ट होना शुरू हुआ है। तो हमें फिर सिर्फ यही नहीं हुआ, ये लहरें तो थीं, हरिकेन जो समुद्री तूफ़ान होता है, भंवर होता है, उस बिल्कुल हम उससे जो है ना तकरीबन 2-3 नॉटिकल माइल के पास से हम गुज़रे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शायद ये सारे मराहिल से गुजारना था, बताना था। और वो हदीस मैंने ज़िंदगी में उसको महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि बर्री रास्ते से जिहाद का 1 अजर है, और बाहरी रास्ते से अगर कोई जिहाद करता है तो उसके लिए 10 अजर हैं। और हम इस नीयत से गए थे, हालांकि हम क़िताल के लिए नहीं गए थे, हम तो नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटी, नीयत हमारी ये हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उस 10 गुना अजर की कैफियत को भी जाहिर करके दिखाया है कि क्या मुश्किल आपके हक में बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने, और दोबारा आपको तक़वियत दे और हम सबको मौका दे कि हम हिस्सा डाल सकें। और बल्कि इससे बेहतर ये है कि हमें ज़रूरत न दरपेश आए इसकी, और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक्शन में आएँ, क्योंकि नज़र यही आता है कि आई स्टैंड विद स्मूथ फ्लोटिला, प्रे फॉर स्मूथ फ्लोटिला मैं भी करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक अलामत है कि प्राइम मिनिस्टर की वही हैसियत है फॉरेन पॉलिसी में कि जो मेरी मामला की या सलमान की या किसी और बच्चे की है। मेरा ख्याल है शायद वो अवामी नुमाइंदा होने का सबूत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी अवाम हूं, इसलिए तुम्हारे जैसा ही हूं, मैं स्टैंड करता हूं। मैंने लेकिन बहरहाल फिर भी देखें, वो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम लोगों के नाम लेकर ट्वीट किया उन्होंने उर्दू में। हाँ जी, ये भी बड़ा इशारा होता है डिप्लोमेटिक कि मैं अंग्रेजी में नहीं लिख रहा है, तो मैं नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूं। लेकिन शायद अब एक मोमेंटम बन चुका है, और इंशाल्लाह हम इस मोमेंटम को गिरने नहीं देंगे। कम से कम मैंने तो ये, जिस दिन मैं शिप में बैठा था, हालांकि हमारे साथ कुछ ये भी हुआ कि वो शिप्स जो है ना वो कुछ माइनस हुई, कम हुई। इनिशियली 76 बोट्स थी जो जिन्होंने वेसल यानी इस फ्लीट का हिस्सा बनना था, वो कम होते होते 44 रह गई। तो उसमें बहुत सारे लोग कम हुए। हमें एक दिन कश्ती पे चढ़ाया गया, हमने पूरी रात गुजारी,
अभी वो डॉक ही थी और वो उसने सुबह निकलना था, तो सुबह उन्होंने कह दिया कि जी ये कश्ती नहीं जा रही। इस तरह हमारे बाकी जो वफ्द के मेंबरान थे उनके साथ इसी तरह हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन जिस दिन मुझे कश्ती मिल गई थी कि अब ये हो गया है, अब आपने इस कश्ती पे जाना ही जाना है। ये इनिशियली ऑब्जर्वर बोर्ड थी, बाद में मदर बोर्ड बनी। मदर बोर्ड फ्रंट लाइन पर होती है और हम ऑब्जर्वर बोर्ड थे मिड में और लास्ट में। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 110 नॉटिकल माइल पर जो चंद कश्तियाँ गई हैं उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये सआदत मिली है कि हम गज़ा के पानियों को छू कर आ सकें, वहाँ पे नमाज़ें अदा कर सकें, उस कैफियत को महसूस कर सकें। तो जिस दिन हम उस कश्ती पर बैठे थे तो मैंने अपने घर वालों को कह दिया था, मैसेज कर दिया, मैंने कहा कि डोंट थिंक कि इफ़ आई एम कमिंग बैक अलाइव, तो ये उम्मीद ना रखिएगा मैं आपको कोई बहुत पुरतायुश ज़िंदगी दूंगा उसके बाद वापस आके उसी तरह से कारोबार को ये वो। मैंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया है आज के बाद से, इस लम्हे से, यानी जिस वक्त मैं कश्ती पर कदम रखा है। और अब ये परवाना मिल गया, अगर शहादत ना मिली तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यकीनन उससे बड़ा कोई काम लेना होगा दोबारा से। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है, डेडिकेशन दे दी है, आपको इतने स्ट्रॉन्ग और अभी भी वही कैफियत है। जो दरवाज़ा खटकाना होगा, जो दरवाज़ा खुला मिलेगा, मैं इंशाल्लाह अपनी ज़ाती हैसियत में और जो मेरे साथ बाकी वफ्द के मेंबरान थे, हमने ये अहद किया है कि हम क़ज़िया फ़लस्तीन को अब थमने नहीं देंगे, उसको मुरझाने नहीं देंगे। हम हर रास्ते को अपनाएंगे। वो उसके लिए चाहे हमें डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाने पड़ें कि हम हुकूमत को कहें, उसके साथ हमारा राब्ता हो, और हमारी हुकूमत, यानी हमसे मुराद है कि हमारी हुकूमत, हमारी रियासत मिन हैसुल कौम जो है जी। वो सिफारती महाज के ऊपर हो, एज अ न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर पे हमारा थ्रेट दिया जाए। क्योंकि दरख्वास्त तो वहाँ पर की जाती है जब आपके किसी अपने बड़े से या किसी अपने कैलिबर वाले से, हम तो उस नाजायज़ रियासत को तस्लीम ही नहीं करते। तो हमारा एक तो ये कि सेनेटर मुश्ताक जो वहाँ पर मगवी है, क्योंकि वो हिरासत नहीं कहा जाए, हमारी दरख्वास्त है, ये अगवा है, इंटरनेशल वाटर से अगवा है, ये अबडक्शन। तो जाओगे किधर पहुँचे जी? अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह रिवील करने में कोई पाबंदी नहीं है। मैंने रात को हमें ये न्यूज़ आ चुकी थी। अच्छा। अब आपके पॉडकास्ट से मेरी रात को जो, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल टीम थी वो मैं उनके साथ खुद ज़ाती तौर पे भी, बाकी टीम भी, मैं ज़ाती तौर पे जो इनकी हेड थी, चूँकि उनसे मेरा एक पुराना ताल्लुक़ था, हेलो हाय थी, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह कल तूफ़ान अल-अक़सा के दिन, तूफ़ान अल-अहरार के दिन, पाकिस्तानी दुनिया का उनके लिए जो बदतरीन दुश्मन है इसराइलियों के लिए, वो रिहा हो, वो यानी उनको हम बाजियाब करवा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़े जॉर्डन पहुंच गए। चलो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप में बिफोर आप एक्चुअली खदोखाल में जाएं ऑफ द डिटेल ऑफ द एक्चुअल जर्नी, मेरे को वैसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके घर वाले परेशान या नाराज़ नहीं होते, बेगम, बच्चे, वालिदैन? मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक्स सर्विस मैन है, 1971 की जंग उन्होंने लड़ी हुई है पाकिस्तान नेवी के अंदर, माशाअल्लाह। इसी निस्बत से तो मैंने कहा था कि समंदरी जिहाद मैं ये निस्बत बरकरार रखूँगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बस मौका दिया, अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए इंशाअल्लाह। तो मेरे वालिद साहब, और वैसे मैं अकलौता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे हमारी ना वो पोस्ट वगैरह के ऊपर रिप्लाई कर रहे थे कि जी अकलौता बच्चा है तो जी वालिदैन की खिदमत करें। मेरे वालिद साहब ने खुद कहा था बेटा अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं, जाओ। मेरी मिसेस ने कहा कि जब उनको पता लगा कि जी हमें ये मौका मिल रहा है, और मेरे भी बच्चे सिर्फ अभी एक 3 साल की बेटी है, एक 1 साल की बेटी है, तो मिसेस ने कहा कि आपको अगर ये फ़लस्तीन का मौका मिल गया, आप हर हाल में जाएंगे और आपको हर हाल में जाना है। ये मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह फेयरवेल करने आई। मेरी छोटी बेटी जो है 3 साल की, अभी वो बिल्कुल छोटी मासूम बच्ची, चूँकि हम पहले से गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, तो वो मुझे उसने कहा कि बाबा जब आप वापस आएंगे तो आपने मेरे लिए एक बैग लेकर आना है, क्योंकि उसने मुझे एयरपोर्ट पे बैग पहने हुए देखा कि मैं जा रहा हूँ गज़ा के लिए। उसने कहा बैग लेकर आने, वाटर बॉटल लेकर आनी है, और वाटर गन लेकर आनी है। ठीक है। उसने, मैंने कहा बेटे क्या करेंगी? वो कहती बाबा मैं गज़ा जाऊँगी, बैग पहन के जाऊँगी, खाना लेकर जाऊँगी, बॉटल के अंदर पानी लेके जाऊँगी, अपने गज़ा के बच्चों बहन भाइयों को पानी पिलाऊँगी, और अगर दुश्मन ने कुछ किया तो मैं उसको अपनी वाटर गन से उसको हलाक करके आऊँ, उसको मारूँगी मैं। तो मेरी बेगम ने उसको कहा बेटा अगर जो है वो बाबा को जो है ना वो यहूदियों ने कुछ कर दिया तो फिर, तो बेटी ने मेरी कहा कि उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, वो मेरे लिए एक फैसिनेटिंग है उस सफ़र के दौरान। क्या उसने कहा कि फिर मैं जाऊँगी और मैं बाबा का बदला लूँगी और मैं गज़ा के बच्चों को आज़ाद करवाऊँगी। तो उससे मेरा जज्बा ना वो एक ऐसी कैफियत हो जाती थी कि ज़ाहिर बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना वो
ये मौका दे दिया बस। जाहिर बात। तो फिर थ्रू आउट द जर्नी हम फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ ट्यूनिस से। ट्यूनिस के ऊपर 2 दफ़ा ड्रोन अटैक्स हुए जब गुजरी साहिल में करीब हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ पे 2 दफ़ा अटैक्स हुए। उसके बाद फिर भी हमने कहा जी हम फर्म जो है ना वो बिलीव के साथ वो हरास करने के लिए वो डराने वाले ही थे अलामती जैसे। हालांकि एक सॉवरेन स्टेट को जो है वो चैलेंज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा रुकेंगे नहीं। हमारा फिर सफ़र ये शुरू हुआ इटली के साहिलों तक। कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ साथी उसमें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। आगे जाके लेकिन ज़रूर हुए हैं। जो आगे बताइए। जो तो इटली के साहिल तक हमारा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं दिनों के अंदर जो है वो इटली के अंदर चूँकि गवर्नमेंट जो उनकी है वो प्रो इज़राइल है जी, लेकिन अवाम इस कदर उनका नॉन बिलीवर्स हैं देखें, लेकिन कैसे उठ खड़े हुए हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। उन्होंने अपने अब वो डॉक बंद करने हर चीज़ बंद कर दी, बंद करने का कह रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट आई कि हम इसराइली जो शिपमेंट्स हैं उनको जाने नहीं देंगे। उसके अलावा लोग सड़कों में बाहर निकले, उन्होंने स्ट्राइक की, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उन्होंने हर चीज़ का बाइकआउट कर दिया, मुआशी नातका कर दिया उन्होंने अपनी रियासत के अंदर। तो मजबूरन इटली की स्टेट ऑफ इटली जो है उन्होंने फिर अपना एक वेसल भेजा एस्कॉर्ट करने के लिए कि वो इमदादी सरगर्मियों को देख सके, क्योंकि उसका मकसद ये नहीं था कि वो कोई हिफाजत करेगा या वो दूबदू जंग की कैफियत कोई इख्तियार करेगा इसराइली फोर्सेस के साथ, लेकिन ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं या इस तरह की कोई होती है तो हम उनको एक जो फैसिलिटेट। उसके बाद हमने देखा कि स्पेन ने ऐलान किया, मूवमेंट्स शुरू हुई यूरोपीय रियासतों के अंदर और रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट हुआ। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की, इस मूवमेंट की, क्योंकि इसके अंदर 44 नेशनैलिटीज़ थी। और आपकी इस मूवमेंट की वजह से 21 पॉइंट का एजेंडा है इतना बड़ा एक यानी पूरी एकदम से ओवर द नाइट जो है ना वो दुनिया मुतहर्रक हो गई। और वो उन्होंने जैसे वो 20-21 पॉइंट का एजेंडा अमेरिका ने बनाया है ज़रा नरम करने के लिए इजराइल के मामले, क्योंकि मामला खराबी की तरफ जा रहा था उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे लिए तो भले की तरफ जा रहा था, लेकिन अब वो रुकावट बनी, उसकी खैर सियासी इम्प्लिकेशन से बाद में आते हैं। इटली और स्पेन की नेवी के बारे में आप लोग को मालूम था कि ये मुड़ जाएंगे वापस? मुझे आई एम श्योर अगर यहाँ पे हमें पता था तो आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि यार ये अलामती ही है। और गालिबन बताया जाता है कि इटली की नेवी ने कुछ खराबी भी की कि वापस आ जाओ, जरा मोटिवेट करने की कोशिश। हाँ जी, जब हम 250 नॉटिकल माइल की तरफ जब हम ये येलो जोन जब शुरू होने वाला था तो वहाँ तक उन्होंने फिर हमें कम्युनिकेट किया, उन्होंने राब्ता किया कि उन्होंने कहा कि जी बेहतर है हम किसी भी तरह की जो है ना वो कॉन्फ्रंटेशन में मत जाएं, हाँ उसमें ना जाएं, और क्या ज़रूरत है जाने की, तो आप आ जाएं। जबकि क्योंकि उन्हीं दिनों में इजराइल ने भी ऐलान किया था कि आपको जितनी एड है आपके पास वो आप एशकलॉन में जो है ना वो हमें हैंड ओवर करें और हम वो कर देंगे, हम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने उसका हमें रेफरेंस देते हुए कहा, तो जो स्टीयरिंग कमेटी थी या जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी जो वेसल के ऊपर थी, उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा, हम मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह, हम चलते जाएंगे। येलो जोन और टूनीशिया के दरमियान अभी तक 2 ड्रोन के हमले हुए हैं और तूफ़ानी लहरों का मुकाबला किया और हरिकेन का मुकाबला किया, वो तो नेचुरल है, लेकिन इसके दरमियान कोई और एक्टिविटी हुई इजराइल की तरफ से? ये येलो जोन के बाद शुरू होती है मजीद एक्टिविटी? नहीं, येलो जोन से तो पहले ही 2 दफ़ा दोबारा ड्रोन अटैक्स हुए, उन्होंने साउंड बॉम्ब्स का यूज़ किया इस दफ़ा। बिल्कुल, वो आपके कान फटते थे क्या? वो बहुत इतना ज़्यादा कि कान सिर्फ नहीं फटते थे, नौजिया की कैफियत दोबारा बिल्ड होनी शुरू हो जाती। बिल्कुल, ये वो अल्ट्रासाउंड वो उसका यूज़ होते थे। दूसरा उन्होंने फिर गैसेस का यूज़ किया, शिप्स को, हमारे 2 शिप्स के ऊपर उन्होंने जो है ना वो ओवरऑल 7, लेकिन 2 को तो मेनली जो है उन्होंने गैसेस का यूज़ किया, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती थी। और वो जो इंजरी हुई है वो इस दौरान हुई है कि 2 हमारे जो ये इंटरनेशनल वाटर्स में काफिला समूद के जो 2 पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन के ऊपर उनको मतलब स्ट्रेचर किया गया और फिर बाद में उनको इमरजेंसी बोर्ड्स के ज़रिए उनको एज़मा का शिकार हो गए। वो सांस की एज़मा का भी उससे भी ज़्यादा, बल्कि वो एज़मा तो फिर भी शायद वो इनिशियल स्टेजेस पे काउंटर किया जा सकता था। उनके लंग्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रीटमेंट मिला है इटली में, और उनको थोड़े ज़ख्म आ चुके थे उनके लंग्स के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल उनके जो है ना वो पास वो आके जो है ना उनको मटेरियल गिरा, शेल फटा। ठीक, हाँ जी। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसले पास, ये सब इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हो रहा है ये। और उसके अलावा ड्रोन्स जो है ना उनके रोज़ाना रात को जो है वो उनकी जर्नी हमारे साथ होते थे।
हम बतौर जिहाद इसको तस्वुर किए जा रहे थे। तो हम जो है वो पहरेदारी का भी एहतमाम किया हुआ था हमने अपनी कश्ती के ऊपर, बाकी कश्तियों पे भी ये बंदोबस्त किया गया था, लेकिन हम तो जज्बे जिहाद की वो जो हदीस है रिबात के तौर पे कि जी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पहरेदारी की जाए, तो हम तो और हमारी जब बोट में ये ड्यूटी लगी तो उसके अंदर ये था कि 3 टाइम होते थे, 3 वक्त औकात होते थे जिसके अंदर जो है ना वो पहरेदारी ज़रूरी होती थी। 8 से 2 सॉरी इशा के बाद वाले सुबह रात वाले सॉरी 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6 ये टाइमिंग होती थी। तंग करने आते थे रात, ये तंग कर, हाँ जी। और सबसे ज़्यादा जो उनका कोशिश होती थी और जिस वक्त वो मतलब बिल्कुल करीब भी करते थे, और उन्होंने जो पिछले माजी के जितने भी हादसात हुए थे उनके अंदर जो उन्होंने टाइम रखा हुआ था जिस पे वो हमला करते थे वो रात को 2 से 6, क्योंकि उस वक्त सारे लोग थक हार के सो जाते हैं, ये होता है, और सिर्फ आमतौर पे सिर्फ अमला जो होता है कप्तान और क्रू मेंबर्स वो जाग रहे होते हैं। तो उस वक़्त ये नहीं पहरेदारी तो सारा टाइम ये चल रही थी इन तीनों टाइम में, 6 से 10, 10 से 2 और 2 से जो है वो 6 सुबह, रात के 2 से 6। तो मैंने कहा था कि जी मेरी रात को 2 से 6 का टाइम लगाया जाए, क्योंकि हम उनके लिए अगर सबसे नंबर 1 एनिमी स्टेट हैं तो मुकाबला भी फिर हम उसी तरह का करेंगे। और जब वो बिल्कुल करीब आते थे तो हम इशारा करके कहते थे कि आ जाओ, फिर हमारा सीना अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है। हाँ। हम तुम्हारे साथ कुछ मुकाबला तो नहीं करते, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही शौक है कि तुम दोबारा से कोई जारियत करोगे तो आओ, फिर मेरा सीना हाजिर है। एक तो पाकिस्तानी का सीना पहरेदारी के अंदर क्या हिस्सा होता था? आपने बाकी को कैप्टन को खबर देनी होती थी? हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है या ड्रोन बहुत करीब आते हैं तो हमने उसको रिकॉर्ड करना है, और साथ ही हमने साथ साथ जो है वो अपने कैप्टन को भी मुतला करना है यहाँ से कि हम इसको हाँ जी, मतलब कि क्या सूरत हाल अपनाई जाए, फ़ौरन उसी वक्त इनिशिएट करने होते हैं, डिसीजंस हंगामी तौर पे लेने होते थे। खुदा ना खास्ता अगर कोई आग लगाने वाला आला है या कोई आग लगाने की कोई वो चीज़ इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह को यूज़ करना है इस तरह से, क्योंकि हम कोई फोर्स तो नहीं जा रहे थे, हम तो नॉन वायलेंट लोग थे, अवामी लोग जा रहे थे, तो हमारे पास जो अपने हिफाजत का सामान था वो फायर एक्सटिंग्विशर थे, तो एंटीबायोटिक्स होंगे, हाँ एंटीबायोटिक्स थे, तो या मेडिसिन थी, इंजेक्शंस थे कि जो है खुदा ना खास्ता, या इनिशियल ट्रीटमेंट करने के लिए ज़ख्म को पट्टियाँ वगैरह थी, तो वो फिर हमने इन चीज़ों को मॉनिटर करना होता था, और उसके वक्त उसके अकॉर्डिंगली हमने उसी वक्त एमरजेंसी हंगामी तौर पे कोई फ़ैसले करने होते थे। तो ये थ्रू आउट द जर्नी रहा। इटली पहुँचे, इटली से फिर हम यूनान पहुँचे, विच वॉज़ वेरी हॉस्टाइल। ग्रीस जो है उनका रवैया बहुत हॉस्टाइल था, क्योंकि हमें वहाँ से फिर रिफ्यूलिंग करनी थी। यहाँ पर जो है ना फिर हमारी बोट को जो ऑब्जर्वर बोट थी जिसने इस काफ़िला समूद के वस्त में, मिडल में और आखिर में रहना था, हम आगे नहीं जा सकते थे। यहाँ पर जो है ऐसा हुआ कि जो मदर बोट थी जिस पे थियागो और ग्रेटा थनबर्ग वगैरह ये सारे लोग थे, वो उस बोट का एक इंजन ख़राब हो गया, तो अब वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी, उसको बहुत स्लो अपनी स्पीड करनी थी। स्टेटस चेंज हुआ आपकी बोट? तो फिर हमारी बोट का स्टेटस चेंज हुआ और हमें जो है वो मदर बोट बनाया गया। और फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ने शायद जो है ना वो उसमें चूँकि पाकिस्तानी ये था, अल्लाह ने ये एजाज़ नवाजना था अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिर लीडिंग पोजीशन में चले गए। हम पहली कश्ती थे अल्हम्दुलिल्लाह जिसने इस येलो जोन को तोड़ के रेड जोन में कदम रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मैक्सिमम जो क्लोजेस्ट जो इस फ्लोटिला का जो शिप गए वो 110 नॉटिकल माइल के ऊपर थे, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसमें रह कर आए, पूरा एक दिन गुजार कर आए। और फिर हमारी मदर बोट का ये काम होता था कि सिर्फ सर्वेलेंस नहीं करेगी, सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि हमारे पास फ्यूल वगैरह था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था दूसरी बोट्स वगैरह के अंदर। इसी वजह से हम सबसे आगे होते थे पीछे जो आके फिर लेती हैं। हाँ जी, तो वो रिफ्यूलिंग, फिर उसी तरह कुछ बैगेजेस वगैरह थे, जो पैकेज वगैरह थे, जो कोई मोबाइल वगैरह, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि हम जो है वो मोबाइल वगैरह को हमारे जितने भी है लैपटॉप वगैरह हम उनको समंदर बुर्द कर देंगे, दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। अच्छा, ये वक्त आने पे भी ना मुश्ताक साहब की वो वीडियो बड़ी वायरल हुई जी, तो उस पर भी नाकदीन आ गए हमारी सरकार के कि क्या शोबदेबाजी है, वीडियो किस पे बन रही है, जरा उसका जरा आप बता दें कि वो क्या मामला था, ताकि जरा कुछ मौका आ गया शर्म दिलाने का उनको। कुछ ऐसा हुआ कि हमें, क्योंकि देखिए मैं तो मदर बोर्ड का हिस्सा हूँ जी, तो हमें तो न्यूज़ मिल रही है जी, तो हमें पता लगा कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको जैम करने की कोशिश की गई है। तो कुछ डिवाइसेस की स्पेसिफिकली कौन सी थी वो डिवाइसेस? कोई है सर? एक तो जो इन्फ्लुएंसर्स थे बहुत ज़्यादा, दूसरा वो जो एनिमी स्टेट्स से मुश्ताक साहब को बाय नेम वो जानते थे जी जी, और दूसरा एक मुश्ताक साहब का सिर्फ बाय नेम उनका इन्फ्लुएंसर होने की वजह से नहीं,
एनिमी स्टेट में भी सबसे बड़े उनके दुश्मन जो है उसका सियासतदान जो सेनेटर हो, जो मुकन्नना का जो कानून साज असम्बली का रुकन हो। तो इसलिए और फिर उसमें उन्होंने कुछ एक और भी रखा कि उन्होंने कहा कि जी ऐसे लोग जो ज़रा ज़्यादा बूढ़े हैं, हमारे साथ बहुत उम्र रसीदा लोग थे, यानी जो 78 साल और 85 साल के मर्द औरत थे, ख़वातीन थे, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे कुछ लिंक्स वगैरह भेज दें कि ये क्लिक करेंगे तो फ़ौरन सब कुछ जैम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की उन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए। कॉल्स आती थी इसराइल से, ठीक है, वो एमी नंबर खुद ही आ रही है कॉल जी, तो आज तक कभी हमसे रब्ता नहीं किया, तो कभी उठाया किसी ने फ़ोन? बीच में एक दो ऐसे बेचारे मासूम थे हमारे जिन्होंने फ़ोन उठा लिया और साथ ही मोबाइल जैम हो गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ, चंद एक लोगों के साथ हुआ, तकरीबन ज़्यादा नहीं, तो लेकिन हमने फिर फौरी तौर पे उनका मकसद ये होता ना कि शिप के कम्युनिकेशन जैम करने की कोशिश की जाए। और ये एक दफ़ा इंटरसेप्शन उन्होंने करने की कोशिश की शुरू के अंदर, यानी मिडल ऑफ द सी जो हमारा सफ़र था उसके दरमियान में। बाद में तो जो है वो आखिरी जो दिन था उस दिन तो उन्होंने फिर फुली जो है ना वो जैम कर दिया, और जब वो आए हैं टेक ओवर करने आए हैं, शिप फंक्शन नहीं कर रही थी बेसिकली। फिर हाँ जी, फिर उन्होंने उसको जैम, सबसे पहले तो जैमर्स यूज़ किए। ये जो एक रिवीलिंग पॉइंट है वो शायद वो आ गए साहिल पे। 12 उनके बहरी जहाज़ थे, कश्तियाँ नहीं थी। आपने सब ऑब्जर्व किया जी? हम सबसे आगे खड़े हुए थे आप सब, और आप रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया को। हाँ जी, और हम कम्युनिकेशन भी अभी ये था कि हमने ये तय किया हुआ था, जो हमारी ट्रेनिंग थी उसका हिस्सा था कि हम अव्वल तो कोशिश करें कि हम उनके वो हमें अगवा ना कर सकें, ताकि हम स्केप करें। पहली ट्रेनिंग का हिस्सा था। पॉसिबल ना हो क्योंकि हम छोटी कश्तियाँ, वो बहरी जहाज़ स्पीड उसमें 100 नॉटिकल माइल के ऊपर चले जाना है, हमारी कश्तियाँ हैं 4-6 और मैक्सिमम हमारी बोट थी 20 नॉटिकल माइल के ऊपर, तो हम वो पिदी का शोरवा उनके मुकाबले में। तो लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है भारत। लेकिन अगर एक दफ़ा उनका कोई भी कमांडो IOF का, IDF का अगर कदम रख लेता है तो फिर हमने फ़ौरन सरेंडर कर देना है। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था, ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई इस तरह की कोई ख़राबी ना पैदा हो। तो हमने जब देखा कि उन्होंने सबसे पहले तो समंदर को ब्लॉक किया, 12 उनके बहरी जहाज़ आए और कमांडोज वगैरह उसके ऊपर थे, सब कुछ था। 12 बहरी जहाज़ आके ये सीधा लग शाम का वक्त होगा ना जी, रात का वक्त था। एक दिन पहले उनका एक बहरी जहाज़ आया था, वो सिर्फ आके उसने मॉनिटर किया, उन्होंने देखा ये दीवाने फिर आ गए ने इधर, ठीक है, उसने कहा ये नहीं मुड़ने वाले, बस वो वापस चला गया। और उसको लगा कि शायद मैं एक बहरी जहाज़ ही सारों को पूरा कर लेगा, उनको लगा कि नहीं, बंदे ज़्यादा ही आ गए इस दफ़ा, ठीक है। तो ये जो है ना वो सर फिरे लोग जो है ना वो उम्मत का दर्द लेकर, इंसानियत का दर्द लेकर आ गए। तो फिर वो अगले दिन 12 बहरी जहाज़ आए और उन्होंने सबसे पहले एक लाइन लगा कर उसको ब्लॉक कर दिया, रास्ते को, पैसेज को। उसमें से जी जिस तरह से मई के अंदर हुआ था कि इसराइली ड्रोन हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया को जो है ना वो हेल्प आउट कर रहे थे, और हमने देखा कि विटनेस किया कि इसराइल हमारे मुकाबले में, पाकिस्तानियों के मुकाबले में बदतरीन, जिसको वो अपना दुश्मन समझते हैं, और हम उनको उससे भी बदतरीन अपना दुश्मन समझते हैं, हम उसको अपना अबदी दुश्मन समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट इंडियन फोर्सेस को किया था, इंडियन हुकूमत को किया था, वहाँ पर भी एक वेसल मौजूद था इंडियन फ्लैग के साथ, जो हमारा रास्ता रोकने में, जो कि इजरायली वेसल भी हो सकता है सिर्फ झंडे के साथ, हाँ जी, लेकिन मौजूद सॉलिडेरिटी थी जी, सॉलिडेरिटी उनकी, फुल सपोर्ट सर, हाँ जी, फुल सपोर्ट थी। प्लीज सर, ब्यूटीफुल इजरायली वुमन सर, हाँ जी, प्लीज मैरी मी सर। तो एक ही सिक्के के जो दो रुख हैं, ये हिंदुत्व और ये ज़ायनिस्ट लॉबी। एक कहता है गाय मारो मत, एक कहता है गांव को जलाओ तो फिर मंदिर वो टेंपल बनेगा। गाय के इर्द गिर्द, गाय के सारी, ये गाय के इर्द गिर्द इनकी पूरी जिंदगी घूम रही है। तो और ये यकीनन नहीं बनेगा। आपकी हंसी निकली कि नहीं निकली इंडियन बोर्ड देख के? हंसी नहीं निकली थी जी, हम इजाजत नहीं थी कि हम कोई जज्बा अपना इजहार कर सकें। आंखों में खून उतरा हुआ था। आपने वाघा बॉर्डर वाला मुजाहरा नहीं किया? नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। खुदा ना खास्ता अगर वो ऐसा, हम एक भी ऐसा करते तो उन्होंने सीधा फायर यूज करना था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली सुन्नत को इस्टेब्लिश किया। हमने कहा हम मुड़ेंगे, और चूंकि हमारी कश्ती जो है वो बाकी कश्तियों के मुकाबले में मैक्सिमम 20 से 22 नॉटिकल माइल के ऊपर सफर कर सकती थी। आपकी कश्ती का काम रिट्रीट करना था, बिकॉज़ उसने रिपोर्ट बैक करना, ठीक। और फिर यही बात नहीं है जी, हमारी कश्ती के ऊपर जितनी भी स्टीयरिंग कमेटी थी वो उनको मतलूब थे,
और जाहिर बात है आपके पास वो थे सारे, वो लोग थे जिनको एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैरिट्स के ऊपर, और वो उन्होंने पूरे अपने जो कि ये बंदे हमें चाहिए, ये वो बंदे हैं जो हमास से ताल्लुक़ रखते हैं। आज आपके पास थे वो हमारी कश्ती की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी सारी, तो उनको उन्होंने ट्राई करना था जेलों में डाल के। फिर वो ट्रायल नहीं, फिर तो उन्होंने कनेक्शन बिल्ड करके और कहना था कि तो सारी वायलेंट एक्टिविटी थी। फिर उन्होंने वो समझ लें कि जी वो लाल मस्जिद की तरह असलहा शो भी करवा देना था, हर चीज़ ही शो हो जानी थी। तो उन्होंने फिर वो हमारे कश्तियों में C4 और डायनामाइट हर चीज़ ही दिखा दी। बाकी कश्तियों में जो सामान था उन्होंने वो गायब करके कहा है ही नहीं सामान। हाँ जी, मतलब यार वो इतना तो ना मजाक उड़ाओ ना हमारा। ठीक, तो आप लोग वहाँ से, वो आपका लास्ट वो एनकाउंटर था और उन्होंने जाने दिया आपको वो? नहीं, हमारा फिर मुकाबला हुआ जी। 1 घंटा उन्होंने एक अपने बहरी जहाज़ को हमारे पीछे लगाया, तकरीबन 1 घंटा 45 से 50 मिनट। हम चकमा देकर निकलने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। उसकी वजह ये थी कि पीछे सारा काफ़िला था। अब इसको समझना ज़रूरी है कि छोटी छोटी कश्तियाँ थी सारी, हमारी बड़ी कश्ती है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी बहरी जहाज़ नहीं है कि जो उनको नुकसान पहुँचाते हुए हम वो पतली गली से, यानी हमारे लिए रास्ता पैसे मौजूद है, अपने ही कश्तियों के अंदर से वापस एक पतली गली से निकल सकते हैं, क्योंकि छोटी-छोटी, लेकिन उनका एक बड़ा बहरी जहाज था, उसको मैनूवर करना मुश्किल था। दूसरा, अगर वो इसी तरह से स्पीड मार के हमारे साथ वो चलते तो जाहिर है हर चीज़ तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी ना आखिरी मोमेंट तक। तो अगर एक भी कश्ती डैमेज होती तो उनके लिए डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा जो है ना वो सेटबैक होना था, और उसकी बुनियाद पर एक जंगी सूरत हाल भी पैदा हो सकती थी। बाकी दुनिया के ममालिक कम अज़ कम वो इस तरह के जंगी जराइम को तो जो है ना वो बेयर नहीं करेंगे अपने खिलाफ। तो इसलिए जो है वो पीछा उन्होंने किया, काफ़ी हद तक पीछे आए वो, और ड्रोन्स का वो ऑपरेट कर रहे थे। जो उनका ऑपरेटर था वो इस कदर हमें रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो जो हमारी जो स्टीयरिंग के ऊपर जो आगे, मतलब जो कप्तान जहाँ पे खड़ा होता है, वो जो विंड स्क्रीन है उसके करीब लेकर आता था ड्रोन को, उसको, ताकि ये रोके स्पीड के वो, यानी वो ये तासुर देने की कोशिश करता था कि मैं टकरा दूंगा ड्रोन, ठीक है, तो तुम लोग मर जाओगे। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो कप्तान था वो तुर्किया का था, बेहतरीन जिगरे वाले लोग होते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह तुर्किया के। उसने कहा मैं टकरा दूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन वो जो ना मैं तुम्हारे काबू नहीं आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 45-50 मिनट 1 घंटा जो है वो हम उनके साथ हमारा ये हॉट परसूट रहा, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको चकमा देकर निकलने में कामयाब हो गए। बाद में हमें इजिप्ट जाना था क्योंकि वो बिल्कुल 2 घंटे की मुसाफत थी, लेकिन उन्होंने हमें रॉक नहीं करने दिया। फिर हमें साइप्रस जाना पड़ा, वो उससे भी ज़्यादा हॉस्टाइल थे। उन्होंने इजराइल का कब्जा है प्रैक्टिकली जी। बाकी सारे तो फिर भी स्ट्रॉन्ग नेशनैलिटीज़ थी। हमारा पासपोर्ट ग्रीस को असली में आजकल इजराइल पंप कर रहा है कि तुम्हें मैं पूरा साइप्रस दिलवा दूंगा, जी, और आदो-आद कर लेंगे इसको, तुर्की को इसमें से निकाल लेंगे, और तुर्की की वो खोई हुई ज़मीन के ऊपर ग्रीस के ख्वाब, और वो बड़े अजीब व गरीब सी सियासत बनी हुई है। तो उसमें भी, वहाँ पे भी जी फिर चैलेंज आया एक कि बाकी सारी तो स्ट्रॉन्ग नेशनैलिटीज़ थी, मलेशिया, UK। आपको कौन एंटर करने देगा? हमारा तो पासपोर्ट ही बेचारा गरीब है, आपको तो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता, ऑन अराइवल भी नहीं, और वहाँ पे फिर एम्बेसी भी नहीं है, कॉन्सुलेट है वो बैरूत के अंदर है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तानी लोगों के पास साइप्रस के पासपोर्ट हैं, हाँ जी, जो हमारे अमीर बड़े लोग हैं, लेकिन आपको नहीं अंदर आने देंगे। आपने बताना था कि यार बड़े बड़े ताजिर हमारे, उनके पास पासपोर्ट है, आपके आने तो दो। लेकिन आपकी पॉडकास्ट के तवस्सुस से सबसे पहले दोबारा से एक दफ़ा शुक्रिया। मैंने वीडियो बना के ज़रूर अपलोड की थी, लेकिन ज़ाहिर है आपका प्लेटफॉर्म तो जी हमसे भी बड़ा है, तो ज़्यादा लोगों तक रीच है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो साइप्रस में मौजूद है उसका शुक्रिया। लोगों ने हमारी टीम को अप्रोच किया, जो हमारी मेंडी और हार्ट की टीम थी उसको अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तानी हमारे साथी हैं शेख उज़ैर साहब, उनसे कहें कि हमें किस तरह का उनसे रब्ता हो सकता है। उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा क्या चीज़ चाहिए बताएं, हम लेकर आ रहे हैं। बिरयानी लाए हो जनाब, माफिया मांगता रहा हूँ कि ना लेकर आओ, मेहरबानी थोड़ी, इधर रश पै जाना। उन्होंने कहना है यकीनन कोई हॉट परसूट कोई जो है ना वो मामला है, इन्होंने बंदे नूं होर रोक लो, ठीक है। तो खाने सालन बना के ले आए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग खाने लेकर आ रहे थे, ठीक है। और 120 किलोमीटर दूर से लोग ड्राइव करके आ रहे थे जी, देखना है, एक दफ़ा बंदे से मिलना है, ठीक है। वो कह रहे थे हमें बताएं हम क्या करें। उन्होंने जो कॉन्सुलेट है उससे रब्ता इस्टेब्लिश किया। मीनवाइल कॉन्सुलेट है, लेकिन उसके पास वीज़ा के हुसूल के इख्तियारात या जारी करने के इख्तियारात नहीं है। जो नियरेस्ट है वो लेबनान के अंदर है, तो वो तो खुद बेचारा जंगी इलाका है। उसने तो कहा भाई आ जाओ, लेकिन अपने उस पे लेकिन हमारे जो वफ्द के एक हिस्सा थे पीर मज़हर सईद शाह साहब,
जो कि वज़ीर इत्तलात कश्मीर हैं, चूँकि वो भी हमारे वफ़द का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनकी भी कश्ती को एक हादसा पेश आया था इटली के साहिल के करीब। वो साइप्रस में ही थे? वो नहीं, वो यूरोप में उस वक्त मौजूद थे, और वो कोऑर्डिनेट फिर उन्होंने किया हमारी एम्बेसी जो बैरूत के अंदर है। एम्बेसडर साहब ने ख़ुद रब्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे। फिर यहाँ पर जो हमारे थोड़े से हल्का हबाब के लोग थे, उन्होंने वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, उनके स्पेशल सेक्रेटरी से रब्ता किया। उन्होंने कोशिशें की। फिर हमारी जो बोर्ड के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उन्होंने जो है कहा कि जी हम इसके लिए कोई हल निकाला जाए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तो इन सारे लोगों का बेहद शुक्रिया, जिसने जिस खुलूस नीयत के साथ जिस दर्जे में कोशिश की, तो आप सब लोगों ने असल में ज़ाहिर किया कि जो है वो एक कौम होती कैसे। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और वही हमने जुस्तजू अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुश्ताक साहब के लिए देखी, सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए, कि लोगों ने आवाज़ उठाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर आफियत जो है वो जॉर्डन पहुँच चुके हैं। ये मैं समझता हूँ आप ही के प्लेटफॉर्म से एक और बात है कि 7 अक्टूबर जो है ना, वो जिस तरह 14 अगस्त 1947 हिंदुस्तान के लिए और यहूद के लिए, इसराइल के लिए 7 अक्टूबर भी यौम मुज़ाहिमत बन चुका है। बेशक। और ये 7 अक्टूबर को ही तूफ़ान अल-अक़सा का आगाज़ हुआ था, और 7 अक्टूबर को मुश्ताक साहब की रिहाई हुई है। और 7 अक्टूबर को हमने तो कल हमने वीडियो अपलोड की थी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको प्रमोट करें कि अब हम इसको यौम फ़ख्र के तौर पे मनाएं, यौम यकजहती मनाएं, और वो हमारा अमली तौर पे हो, हमारा बाइकॉट हो, हमारी इकॉनमी के अंदर पेनिट्रेशन हो, हमारा जो है हर दरवाजे को खटकाने की सूरत में हो, लोग वीडियोस बनाएं जो एनी मींस ऑफ जो जिसका जो हिस्सा बकदर जुस्सा की सूरत में, और हम अहले गज़ा को वो भेजेंगे, उन तक वो आपकी यकजहती के इज़हारात भेजेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी जो है वो अहले गज़ा के बच्चे मुझे इनबॉक्स करते थे इंस्टाग्राम के ऊपर, और देख रहे हैं सर वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तलअल बद्रु अलैना हुआ था ना जी, वो बच्चे गीत गाया करते थे हमारे लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए मुझे इनबॉक्स आते थे, वो कहते थे कि अंकल, चाचा जान, भाई, बेटा, मैं सुबह निकलती हूँ, साहिल तक जाते हैं, सारा दिन वहाँ गुजारते हैं, आप लोगों की राह तकते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि कल आप हमारे दरमियान होंगे। हालांकि उनको भी मालूम है कि हम उनको आज़ाद करवाने नहीं आ रहे, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। वो बच्चे पैगामात भेजते थे, तस्वीर बना कर भेजते थे। ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो है वो हमारा क़ज़िया फ़लस्तीन जो है, पाकिस्तानियों आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये वो मैं इंशाल्लाह उसको कोलाज बनाकर अपने प्लेटफॉर्म से हर चीज़ मैं इंशाल्लाह ये शेयर करूँगा। बच्चे हैं जो माजूर हैं, माजूर हैं, वो अपनी तस्वीर बनाकर भेजते थे कि जो है ना मैं जा रहा हूँ, वो लंगड़ाता हुआ एक बच्चा जा रहा है, क्यों जा रहा है साहिल के ऊपर, लोग आ रहे हैं, और उसको पता है कि मैं ईजी टारगेट हूँ इसराइल के लिए, कि मैं मूव करता हुआ कोई हल्की सी किसी भी मूवमेंट कोई हो रही है, कोई इंसान चल रहा है, वो उसको ड्रोन के ज़रिए या अपने स्नाइपर शॉट्स के ज़रिए मार देते हैं। वो क्यों जा रहे हैं हमारे लिए? बेशक बाकी दुनिया के लिए भी जा रहे थे वो, लेकिन खुसूसी तौर पे वो स्पेशली पाकिस्तान का नाम ले लेकर कहते थे। तो मेरे लिए तो ये एक जो है ना वो एक यादगार है, मेरा रोमांस है ये, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांस, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मौका दिया, मैं बार बार जाऊँगा, हर रास्ते से जाऊँगा, बहरी हो, बर्री हो, फ़ज़ाई हो, इंशाल्लाह जाऊँगा। और मुझे कामिल यकीन है वो जो हमारे यहाँ एक इन्फीरियर साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है कि शायद ग्रेटर इसराइल बनना है, अहादीस मुबारक की वाज़े अलामात हैं कि ग्रेटर इसराइल किसी सूरत नहीं बन सकता। हो सकता है मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने की कोशिश उनकी कामयाब हो जाए, लेकिन ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता, इसलिए कि सही अहादीस की उसमें ज़ाहिर होता है, क्योंकि मेरा दीनी तालीम का बैकग्राउंड है और अलामात क़यामत के ऊपर मेरी स्पेशलाइजेशन है, कि अहादीस तो ये बताती हैं कि महदी और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, जहाँ पे बेस कैंप बनेगा, वो तो शाम का इलाका है। तो कैसे हो सकता है कि वहाँ पे ग्रेटर इसराइल हो और बीच में जो है ना वो महदी और अलैहिस्सलाम दमिश्क में बैठे हुए और उधर टेल अवीव में, बल्कि जो दज्जाल का जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा वो पूरा ये बाकी यूरोप तो होगा,
खुरासान से भिपर के दज्जाल ने निकलना है जी, जो अहादीस सहीह हैं जी। तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे किस कदर जिम्मेदारी है कि हम वी आर लिविंग एट द एज ऑफ वॉर। हम तो उस इलाके के करीब तरीन हमसाए हैं खुरासान के, कि जहाँ से बेशक यहीं से झंडे भी निकलने हैं नुसरत के जो शाम जाएंगे, तो वो इसराइल वहाँ पर नहीं होगा, नुसरत के लिए कहाँ जाएंगे वो? अगर वहाँ कोई फ़ौज होगी, कोई रियासत होगी तो जाएंगे। तो हमें कमर बस्ता होना चाहिए। इसलिए ये बहुत दुआएं लोगों ने दी हैं, तो एक सवाल भी उन लोगों के, प्लीज़ अगर आप अपने हाथ खड़े कर लें ऐप के अंदर, वो जूम ऐप के अंदर वो हैंड रेजिंग का होता है, जो सवाल होंगे फ्लोटिला से मुतल्लिक और इन लोगों के विज़िट से मुतल्लिक, तो आप पूछ सकते हैं। जी अबू हुरैरा भाई, जी फरमाएं, बिस्मिल्लाह। आपको आवाज़ आ रही होगी अब? जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एग्री विद एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड हियर, मतलब कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, ऑल द इश्यूज एंड द सॉल्यूशंस दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन, बट डू यू थिंक कि आपका बार बार जाना इज अ मोर टेंजिबल कह लो वे ऑफ हाउ डू आई पुट दिस? जी बिल्कुल, आपसे अच्छा सवाल पूछा कि बार बार जाके वहाँ पे उनकी, फॉर एग्जांपल, मकसद क्या है वहाँ बार बार जाने का? क्या यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजिंग पाकिस्तान में नहीं की जा सकती जो कि स्टेट पे प्रेशर डाले? हम सस्पेक्टिंग इस तरह का कुछ पूछना चाह रहे हैं। Yeah, not just the state, in collaboration with both our Muslim brothers in Afghanistan या in our neighboring Muslim countries जो सेम दर्द रखते हैं, तो उनको साथ लेके चल के एक एशियन पैसिफिक या सिस्तानी ममालिक में सब में एक मूवमेंट चलाई जाए। Would that not rather have a better outcome than going? नहीं, बट यहाँ सवाल ये होता है अबू हुरैरा भाई कि इज़ इट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन? क्योंकि वहाँ पे जाके इजराइल की फोर्सेस को और गवर्नमेंट को इनकम्बर करना, अनॉय करना, डिप्लोमेटिकली एम्बेरस करना भी एक मकसद होता है। और अनफॉर्चुनेटली पेकिंग ऑर्डर में पाकिस्तान और हमारे ममालिक की औकात जो है वो क्लोज टू नील है। पैकिंग ऑर्डर में ये होता है कि जब यूरोपीय ममालिक के लोग अरेस्ट होते हैं, जब यूरोपीय ममालिक के सिटीजन हरास होते हैं इजरायली आर्मी से या इजरायली स्टेट से, तो उनके पार्लियामेंट पे भी प्रेशर आता है, उनके अवाम के ऊपर प्रेशर आता है। तो वो एक वन ऑफ द गोल्स ये है। बट बाकी आप इसमें अगर वजाहत कर दें कुछ। जी मैं अमान भी आपसे ये जवाब एक्सपेक्ट कर ही रहा था, बट शेख से विद रेलेवेंस ही इज एन आलिम। मैं आपको यही बताने लगा हूँ बस। जी यानी मजहबी तनाज़ुर जी में जी भी जी आप मैं आपको बताता हूँ कि असल में इस जर्नी से पहले हम गए थे सबसे पहले मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के इनविटेशन के ऊपर वहाँ फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी, जो सुमुत नोसांतरा जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं ग्लोबल सुमुत फ्लोटिला के लिए जो एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसके वो पैटर्न इन चीफ हैं। अब आपका ये क्वेश्चन ये है, तो इससे अभी तक हमने इसको वैसे तो सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन ये ईऑन वाले हर चीज़ ही ले रहे हैं जी। बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में हमारी वहाँ पे मीटिंग हुई थी, मेरी मलेशिया में, और मैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सआदत बख्शी है। मेरे कंधों पे कुछ नहीं है, ना मुझे कुछ आता है, लेकिन शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो बस शायद काम लेना है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम 4 ममालिक की एक कोलिशन फॉर्म करके आए हैं। मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये मैं अब अनाउंस कर रहा हूँ, अभी तक हमने इसको सीक्रेट रखा हुआ था। ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका ये स्पेसिफिक क्वेश्चन इस हवाले से है और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पूछते हैं कि जी इसके अलावा भी इसमें बांग्लादेश की गुंजाइश नहीं बनी? नहीं, अभी वो पाइपलाइन में है। मैं वही बताने लगा था कि ये वो है जो मलेशिया में कर चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे सिग्नेचर हैं पाकिस्तान की जानिब से। हमने एक साइफ़र पेश किया था और एक लेटर हमने लिखा था अप्रिसिएशन का, और एक साइफ़र जिसमें इन 4 ममालिक जो है ये बेसिकली 3, चौथा तो मलेशिया इटसेल्फ होस्ट है जी। हमने उनके प्राइम मिनिस्टर को ये हमने साइफ़र और लेटर जो है वो हमने पेश किया था। पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साइन है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उसी की एक जो है वो मूवमेंट है, या उसी का एक अगला स्टेप है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो अभी मलेशिया गए हैं और वहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस होनी शुरू हो गई है कि हम जी इंशाल्लाह अनकरीब जो है हम इस तरह की ख़बरें देखेंगे। अगर मामला तय पा गए
तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए भी बांग्लादेश ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुका हुआ था जब हम ट्यूनिस में थे, तो बांग्लादेश भी ऑन बोर्ड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानिस्तान से क्योंकि ताल्लुकात में अफगानिस्तान से अभी उस तरह से क्योंकि उनके रिकग्निशन नहीं है एज अ गवर्नमेंट इंटरनेशनल उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह वो भी ऑन बोर्ड हैं। इंडोनेशिया भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुका है, और थाईलैंड चूँकि एक नॉन मुस्लिम स्टेट है, लेकिन हम उनको ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं। जी तो बिल्कुल, बड़े वो इंसान दोस्त लोग हैं, बड़े अच्छे। और इसके अंदर सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल है अल्हम्दुलिल्लाह वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अब होगा। हमने उनको ये कहा है कि आप क़यादत कर लें, बेशक आपकी इकॉनमी सबसे मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सुनी जाती है, पासपोर्ट मजबूत है, डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छे हैं, आप क़यादत करें, हम आपके पीछे खड़े हुए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वो एक कुछ नुकाती पूरा प्लान है जो उसके मंदरजात में आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसका हिस्सा है, और सिर्फ यही नहीं है, उसके अंदर अब तुर्किया भी शामिल हो चुका है। तो ये एक जो मैं दौरान सफ़र भी दरख्वास्त की थी जिस वक़्त स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई थी, तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीडियो में एक बात कही थी, इतने लोगों तो नहीं देखी, चलें अब आपके ज़रिए देख लेंगे ज़्यादा लोग जी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, ये वो रियासतें जो आज भी उम्मत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं, जिनकी इकॉनमी मजबूत है, जिनके पास जोग्राफियाई सतह पर इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, न्यूक्लियर डेटरेंट हम पाकिस्तानी हैं, तुर्किया का जोग्राफियाई और उनका वो सारा एस्पेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, तो और वो खिलाफत का बैकग्राउंड और सारा कुछ, तो वो मोबिलाइज़ करना आसान है, तो एक ब्लॉक बनाया जाए। तो उसकी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह हम मलेशिया में रख कर आए थे। तो ये सवाल मेरा ख्याल है भरपूर ये तसल्ली और तशफ़ी, यानी पीपल टू पीपल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल, मिलिट्री तो करते ही सारे मुल्क की कोऑर्डिनेट, इकोनॉमिकली भी, लेकिन अब गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड हो रही हैं। अगर सिविल साइड पे इस पे बिल्कुल ये काम किया जाए तो आई होप दैट हमने जिस तरह से वो कह लेंगे, जिस तरह जो है वो इन्होंने साहब फॉलो अप पूछना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। जी साहब। अच्छा, इसका शेख फॉलो अप क्वेश्चन ये बनता है कि इज दिस अ कोalition बिटवीन सम कह लो पीपल हु आर इन पावर राइट नाउ, जो गवर्नमेंटल सतह पर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ताकत रखते हैं, या इसमें अवाम और नास का भी कोई किरदार है? बिकॉज हमने भी क़यामत के दिन उन्हीं सवालों के जवाब देने जिन्होंने देना है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जो आपका ये क्वेश्चन है इसको मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले बुनियादी तौर पे तो ये अवामी सतह पर ये एक मूव शुरू हुई थी, यानी ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी वफ़द थे, उसके अलावा मालदीव का वफ़द था, श्रीलंका का वफ़द था, और मलेशिया ख़ुद वो मेज़बान वो लोग बैठे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद माई सिग्नेचर अल्हम्दुलिल्लाह विद लाइक एज अ पाकिस्तानी, इसमें कोई इनफरादी वो कल्ट वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने इसको इनिशिएट किया था, और अगले ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको ओके टू यानी ऑन बोर्ड कर लिया था, और उसके बाद फिर वो सिफारती महाज के ऊपर भी काम हो रहा है। तो सिर्फ ये नहीं है कि रियासतें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अवामी नुमाइंदे भी इसके अंदर, और ये मौका, बुहरेरा का सवाल पूछने का मकसद ये कि आम लोगों को कैसे मौका मिलेगा, कोई ऐलान होगा कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, और क्या जाके मैं आपकी तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था ना, तो अब आप हमारे साथ जुड़ते जाएं, जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता होगा। मैंने इसीलिए तो बताया कि मैं यहाँ पे ईमेल और इंस्टाग्राम वगैरह हम डाल देंगे, आप रब्ता करें फिर पूरी कहता हूँ अपना उज़ैर भाई का जो आपके इदारे का वो है सारा जी। ये अब आशिर उमर साहब भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी आशिर, आप अगर अपना म्यूट कर लें माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उज़ैर भी कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और हमें भी अल्लाह ताला बिल्कुल तौफीक दे। अच्छा, मेरे ना दो सवाल थे, एक तो अबू हुरैरा भाई ने कर भी लिया। पहला तो सवाल मेरा ये था कि अब जैसे आप लोग गए और वापस भी आए, और अभी भी एक वक्त मेरे ख्याल से अब तो उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया गालिबन, तो इसके अंदर आप स्टेट के रोल को कहाँ पे देखते हैं? कि स्टेट आपके साथ ऑन बोर्ड थी जब आप यहाँ से आपके डॉक्स गए और वहाँ से आप वापस भी आए, तो स्टेट का इसमें क्या रोल था? एक तो ये सवाल था मेरा। और दूसरा ये था कि अभी वो भी बल्कि पहले भाई ने कर लिया है कि हम एज इंडिविजुअल्स, हम एज आवाम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कैसे, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो आगे से आगे जाके फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करे, तो हम खुद किस तरह प्रैक्टिकली आप लोगों की मदद कर सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह। हर रास्ते को अपनाएं, जहाँ जहाँ आपकी जिस कैपेसिटी में पॉसिबल है उस चीज़ को फॉलो किया जाए, उसको लाजमी करें, ठीक है। और मज़ीद यानी देखें,
ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तौफ़ीक़ है और इस्तिआनत मिलती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम अगर 6 लोग गए और 2 लोग गज़ा के पानियों तक जा सके, अल्हम्दुलिल्लाह एक सैल रवां आप लोगों की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह होगा। पहले लोग पूछते थे कि हो क्या सकता है, देखें एक रास्ता खुला ना। तो लिटरली फिजिकली जाना होगा आप लोग साथ मिल के, अगले फुटबॉल के साथ मिल के। तो अब मशवरा ये नहीं, और भी रास्ते हैं, बेशुमार रास्ते मिलेंगे अब इंशाल्लाह। ये मैक्सिमम ऑप्शन और मिनिमम तो ये बॉयकॉट करो, सोशल मीडिया अवेयरनेस करो, प्रोटेस्ट में जाओ, वो सारी चीजें तो हैं। आप ऐसे ब्रांड्स लॉन्च क्यों नहीं करते जो P2P करें, यानी प्रॉफिट फॉर पैलेस्टाइन? बिल्कुल, आप ऐसे ब्रांड्स लॉन्च करें ना। एक हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज स्टैब्लिश की कि हम बाइकॉट नोट नहीं कर रहे कि PNG जो पाकिस्तान से भागा है, शायद इसके अंदर आधा किरदार बाइकॉट मूवमेंट का है। लोग ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी है, बिजनेस एनवायरनमेंट वैसी है। अब आप जिस दुकान, आप बड़े होटलों में जाएं, बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, बड़े शादी हॉल में, तो वो अल्टरनेटिव कोलास पड़ी होती है। और देखें, ये तो अल्टरनेटिव कोलाज है ना। मैं आपको बताऊं कि एक, यानी इस मामले में भी हम ख़ास तौर पे मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। अब आपको अगर कोई चाहता है ना कि प्रैक्टिकल स्टेप्स कुछ हों, तो आपको मैं उसी की मिसाल देता हूँ कि एक गैर मुस्लिम रियासत के अंदर जिसकी हुकूमत प्रो इजराइली है, प्रो ज़ायनिस्ट है, इटली की बात कर रहा हूँ मैं। हम वहाँ पर, क्योंकि हमारी कश्ती वहाँ पे 1 दिन के लिए रुकी थी, 2 दिन के लिए पूरे हर काफिले की कश्ती ने रुकना था और फ्यूलिंग वगैरह करनी थी। वहाँ पर एक साहब हैं, वो गज़ा कोला के नाम से बोतल लॉन्च करके बैठे हुए हैं, और वो गैर मुस्लिम है। उनकी पूरी टीम गैर मुस्लिम है, वो खुद मुसलमान है, माशाल्लाह, ठीक है, वो हेड हैं, वो फ़लस्तीनी है। अरे उनके 75 घर के अफराद शहीद हैं, उनका अपना बेटा शहीद है। और इस कदर उनका सक्सेस रेशो है कि कोक और ये जितने भी बाकी ब्रांड्स हैं, वाई टू नेम दी सच इवल ब्रांड्स, के उन सारों की मैया मरी हुई है, फटा बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से वो हर कैन पे, हर बोतल पे चैरिटी भी करते, चैरिटी कर रहे हैं वो। और वो टोटल, यानी उसका ये है कि उन्होंने ये रखा हुआ है कि हम जो बेसिक नीड्स हैं, जो फाइनेंसेस, जो ज़रूरत हैं, वो हम, यानी मुलाजमों की, प्रोडक्शन की, ये वो PR वो की पूरी करने, बाकी सारा का सारा फ़लस्तीन को जा रहा है। कॉस्ट मॉडल है ना, प्रॉफिट मॉडल नहीं है। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान में? कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, वैसे तो मतलब तहदीस नेमत के लिए ये बात सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे अपने बिज़नेस के अंदर हमने ये रखा हुआ है। बहुत छोटा सा बिज़नेस है, B2B काम करता हूँ, लेकिन इसको एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये हर उस सवाल पूछने वाले की, हर जहन में सवाल उठाने वाले, जिसके जहन में ये सवाल उठता है कि हम क्या करें, आप हर एक्सपेक्ट के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काम पैदा करें। वहाँ से जो स्टूडेंट्स यूनियन, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है, हम ये तो नहीं प्रमोट कर रहे कि आप जाएं और तख्ता उलट दें, लेकिन एक मोमेंटम तो बनाएं, कुछ चीज़ का तो करके तो दिखाएं। आप पहले कहते थे कि जी ए मौलवी की कर देने, ठीक है, कर दे। मैं आपको अब बताऊं, आज के जो पाकिस्तानी वफ्द गया था, ये भी आप ही की तरफ से, इसमें 3 लोग उलमा थे, सारे ही मौलवी। हाँ जी, यानी जो 23 करोड़, बल्कि मुझे याद है चौधरी फवाद सैन नाम है ना उनका, वो जो हमारे मिनिस्टर थे IT के, वो कहते थे ना मौलवियां नू जी गज़ा भेज दियो तुसी सानू राह दियो, तो खर्चा दियो ना, नहीं थोड़ा जेड़ा खर्चा लगिया ना, हाँ जी, तुसी मैंने बिल बना के दियो, तो मैंने उन्हें ट्वीट करना कि ये जेड़ा खर्चा बने, जेड़े गए सन, इन्हां दा बिल दियो। अनफॉर्चुनेटली जो एक सवाल हुआ था वो ये था कि अनफॉर्चुनेटली हमें इसमें रियासत पाकिस्तान ने एक धेले का भी, 1 रुपया का भी हमें इसमें, सर वो एड में भी नहीं हेल्प करते, वो एड में भी पैसे नहीं खर्च करते, लेकिन स्टिकर लगा लेते हैं अपना पाकिस्तान। हम फिर भी हुस्न ज़न रखते हैं कि अब शायद कर देंगे, अवामी उमंगों के मुताबिक करेंगे, करना पड़ेगा इंशाल्लाह। कि या फिर आप जो है ना वो मायूस तो हम हो नहीं सकते निज़ाम से, यही है, अब ऐसी है मुल्क, तो जैसा भी है करके करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने लोग हैं ना, तो करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, चौधरी फवाद हों, बड़े एंकर हों, क्या नाम है, मुशाहिद, क्या उनका नाम क्या है, कामरान शाहिद है, कामरान शाहिद साहब हैं, जिन्होंने अजीब बात है, बहुत दुख, वो इरशाद भट्टी है, उन इन्हां नूं बुलाओ इत्थे, इन्हां कोलों पैसे तुसीं मंगो, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। फी बंदा को 8-10 लाख रुपया लगता है मेरा ख्याल है बंदा पहुंचाने में, ज़्यादा ही लगता है। सुभान अल्लाह, कितना को लग जाता है बता दें आप। ऑफ एयर या ऑन एयर अगर आपको अगर अलाउड है तो बता दें। मैंने तो देखें अपना ये रखा था कि आप अपनी ज़ात का ना बताएं कि वो आपके कुछ सदका, आपको सवाब का वो नियत से आपने किया है, बट आप कहें वैसे कितना कोई लग जाता है एक बंदे बस तकरीबन समझ लें कि जी वीज़ा और टिकट्स वगैरह का खर्चा मिला के तकरीबन 12 लाख रुपये पर हेड पड़ता है, ठीक है। और 12 लाख फी बंदा चौधरी फवाद सैन असी कटना है,
कामरान नहीं शायद से ये तो निकलवाना है। आप नुकसान हमारा करवा रहे हैं, अगर आप सिर्फ 12 लाख निकलवाने हैं तो। ज़्यादा निकलवाना चाहिए। हमने जो एड के लिए रकूम जमा करवाई हैं वो कौन देगा? नहीं मैं ये कह रहा हूँ अवाम ने दिए हैं ये पैसे, वो तो 1-1 रुपया, 2-2 वो तो रुपया। बंदे भेजना चाह रहे हैं ना। हाँ नहीं, ये हुकूमत निकाल के दे ताकि हम उन लोगों को पैसे वापस करें जिन्होंने ये दिए। बिल्कुल। ये अब्दुल्ला साहब, ये आखिरी सवाल है इनका। जी अब्दुल्ला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सैयद उज़ैर भाई, बहुत आपको सुन के खुशी हुई और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह से। मेरा सवाल यह है कि जैसे कि सैयद उज़ैर भाई ने बांग्लादेश की मिसाल दी, मेरे जहन में भी मिसाल थी कि वहाँ पर भी एक रेवोल्यूशन टाइप आई जहाँ पर हम लोग ने देखा कि यूथ जो थी वो यूनाइट हुई एक साथ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं वैसे डेलिस में रहता हूँ लेकिन मेरे पाकिस्तान में बहुत दोस्त हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी अमंग द यूथ जो है ना यूनिटी नहीं है। और उसमें जो मुझे ज्यादा जो एक चीज असर करती है वो ये कि जो जस्ट टू नेम अ पार्टी, मैं अगर पार्टी को नाम लूं तो आई थिंक मोर ऑफ पीटीआई फॉलोअर्स उसके अंदर बहुत ज्यादा हैं, जो कि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं थ्रू इमरान खान, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ कल्ट। सो वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि जस्ट बिकॉज सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं वो, क्योंकि उनका मेरे ख्याल में जमात इस्लामी से ताल्लुक है, तो दे मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स अगेंस्ट हिम एंड ऑल दैट, जो हम लोग ने देखा भी कि वो इतनी इधर उधर की बातें लेकर आते हैं। नहीं अब्दुल्ला भाई, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि जब उन्हें ये समझ आना शुरू हो गया ऑनलाइन कि अब सरकार अटैक कर रही है मुश्ताक साहब के किरदार को, नून लीग कर रही है और स्टेट के इट आउट कर रहे हैं, तो वो फौरन उन्हें याद आ गया कि मुश्ताक साहब तो बहुत बड़े मुजाहिद हैं, और उन्होंने जाके निकाल के उनकी टेपें निकालना शुरू कर दी जहाँ पे उन्होंने कहीं कोई इमरान खान की तारीफ कर दी हुई थी। तो वो आपकी बात दुरुस्त है कि उनका वो नस्बुल ऐन, जैसे वो एक रेस के घोड़े की तरह एक ही है, वो सीध में, वो नाक की सीध में बस इमरान खान की ओर ही दौड़ते हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि उनका अटैक करना मुश्ताक साहब को या उनको इंसल्ट करना वो भी इमरान खान का वो उसका दारोमदार है, और फिर जब उनकी हमायत करना तो वो भी पैलेस्टाइन जैसे विंडो ड्रेसिंग है उनके लिए कि चलो यार अब फ़िलिस्तीन का। नॉट टू से कि सारे पीटीआई वाले ऐसे हैं, ये गलत बात होगी, हम भी जनरलाइज नहीं करते वो, जबकि वो सबको कर देते हैं, और जबकि हम डिफेंड भी करते हैं पीटीआई की लीडरशिप और इमरान खान साहब को भी, क्योंकि उनसे ज़्यादती भी हो रही है। एतदाल पसंदी मियाना रवि जो है हमारे मिजाज से निकली जा रही है। अगेन आप जवान आदमी अमरीका में आप देखते हैं कि यूरोपीय या गोरे लोग जो हैं जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हमारे यहाँ पहले फ़ौरन जहन आता है कि कपड़े फाड़ लो, चौक में जाके सीना पीट लो अपना। वो क्या करते हैं, अब मिसाल तौर पे सोच तो गलत है कि स्याफाम लोगों के साथ में रहना नहीं है, ब्लैक्स के साथ रहना नहीं है, बट जो गोरे चाहते हैं कि वो अलग रहें, वो अपना फार्म बना लेते हैं जाके। आपकी वो जो चिकन की फ्रेंचाइज है, पता नहीं क्या उसका नाम है, वो संडे को खोलती नहीं दुकान अपनी, पापाज के क्या नाम है, क्योंकि वो चर्च जाते हैं। तो अपनी सियासत और अपनी मजहबी अकदार और तसव्वुरात को वो कॉमर्स के थ्रू, इकोनॉमिक्स के थ्रू, हर किस्म की सोशल पब्लिक एक्टिविटी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हमारे यहाँ एक तस्वर बन चुका हुआ है कि फ़ौरन कपड़े फाड़ लो, अमलाक को जला दो, चीज़ें तोड़ फोड़ कर दो। तो यही तरीक़ाकार है माशरत में तब्दीली लेके आने का, यानी मुस्बत एडिशन टू सोसाइटी कि यार मैं 1000 घरों में खालिस दूध पहुँचाता हूँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने एक कम्युनल बिज़नेस खड़ा किया है जो फॉर प्रॉफिट नहीं है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि मैं घर में खालिस दूध पहुँचाऊँ। मुझे क्योंकि मैंने 100 घरों में फ्री भी देना है या वट एवर, आर्बिट्ररली मैं कह रहा हूँ, बट देयर इज़ नो एक्टिविज्म इन देयर प्राइवेट लाइफ। इट इज़ एक डायकॉटमी बना दी हुई है कि प्राइवेट लाइफ मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं उसमें गुलछरे मनाऊँ, जो मर्जी खेलूँ कूदूँ, और पब्लिक लाइफ जो है उसका मतलब है कि मैंने जाकर अपना सर जाके एक सरकारी गाड़ी के सिर में जाकर अपना सिर मारना है, मतलब विच इज़ फाइन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म। मैं नहीं कह रहा कि ये एट नो पॉइंट होता है, कभी कभी होता है ये माशरत में, इंसानी माशरत है, बट टोटल दारोमदार वही बन चुका है कि अब जाके अब देखें ये लोग भी तो हैं, उज़ैर भाई मजहबी रुझान के हैं, आलम दीन हैं, वो भी बिज़नेस करते हैं, बाल बच्चे वाले हैं, उनको कहाँ से ख्याल आ गया कि मैं इस बोट पे बैठ जाऊँ? यानी इंसान ही है ना हमारी तरह के साथी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं। सो आई मीन टू योर पॉइंट, इज देयर एनीथिंग फर्दर यू लाइक टू आस्क? अभी उज़ैर भाई भी जवाब देंगे। जी मतलब मेरा यही कहना था कि अगर आप कोई किसी चीज़ को अगर फॉलो करते हैं, जैसे कि अभी जमात इस्लामी ने कराची में भी अच्छा खासा बड़ा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह में जो रैलीज निकाली, बड़ी मुझे खुशी हुई देख के, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हैं पॉजिटिवली बाय देयर लीडर जो कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन
इतनी जो हमारी बड़ी जो हमारी यूथ है जो कि थ्रू पॉपुलिज्म जो आपको इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, तो वो जेल से बैठ के हर तरह की ट्वीट तो कर सकते हैं, लेकिन वो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कहते। तो जब वो इतना चले, मैं उनको, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उनको इतना लीवे दे देता हूँ कि वो लोग अभी नज़रबंद हैं, तो चले उन्हें 100 खून 7 खून माफ़ हैं। और दूसरा, जहाँ तक ये एक्टिविज़म और ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, दे कांट प्रोटेस्ट। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो केसेस थे पिछले 2 सालों में जहाँ पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट पे क्रैकडाउन होता था, वहाँ खौफ ये होता था कि 7 फ़लस्तीन के झंडे आएंगे, 8 तो 9वां जो है 10वां जो है वो पीटीआई का ना आ जाए। सो इस तरह की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में आई एग्री विद यू, उनकी कमज़ोरी है तो सही, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वजह से है। देयर इज़ अ रियल एक उज़र है, मैं पेश, अगर उज़र ही पेश करना है तो पेश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि टेंजिबल काम करने की, ये एक फ़िक्र हमारे जवान से निकल गई है। इट्स ईदर तख्त या तख्ता है, या सड़क पे आके सब कुछ जला देना है, गिरा देना है, या कुछ भी नहीं करना। यानी एक डिफीटिज़म या पेसिमिज़म है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसको आप कि यार इतनी अंधी तकलीद, इतनी अंधी मोहब्बत के ये है तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है, यानी ये भी गलत बात है। अगेन, नॉट टू फॉरगिव द स्टेट, हमारी स्टेट ने भी पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी कारनामे किए हैं, यू नो। एंड यू आर नॉट समबडी, आई अंडरस्टैंड, आप जवान आदमी खुद हैं, आप खुद जेनजी के, मतलब आप 24-25 साल के लग रहे हैं, बल्कि 22-23 के लग रहे हैं आप तो। मैं 20 साल का हूँ। हाँ माशाल्लाह, जवान आदमी है, सो यंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप खुद उस नस्ल से हैं जिसके लिए एक सारी जो तवा आजमाई है उसी नस्ल के इर्द गिर्द हो रही है ना, कि जेनजी क्या करेगी अब, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इन चार्ज अगले ज़माने में, आने वाले ज़माने में। तो सब जोर हम आपके इर्द गिर्द ही लगा रहे हैं, लेकिन आप समझते हुए, उसमें से होते हुए देख के ये कह रहे हैं, नॉट टू से कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बिल्कुल, इनके लिए जो बात है ना, वो ख़ास तौर पे क्योंकि ही इज़ ओनली 20 माशाल्लाह, तो एक चीज़ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो इनका जो अपना जो कंसर्न है या जो क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली तरबियत का फुकदान है। हम देखते हैं कि 70s 80s के अंदर या 90s में आके ये चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो गई कि जो सियासी जमातें भी होती थी, वो उनके जो लोग होते थे ना, वो तरबियत याफ्ता होते थे। उनको अगर कोई कॉज दे दिया जाता था कि आपने जहाँ जाना है और यहाँ बैठना है, तो वो बैठे ही रहते थे, ठीक है। वो चाहे वो अच्छा काम करते थे या बुरा काम करते थे, इससे हटकर, लेकिन तरबियत ज़रूर होती थी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त, इस दौर के अंदर या इस सदी के अंदर, ये पिछले 2 अशरों के अंदर कल्ट फॉलोइंग एक तो आ गई बहुत ज़्यादा, और लगा कि हर चीज़ शॉर्टकट से हासिल हो जाएगी। ये जो सोशल मीडिया ना, इससे हर बंदा जल्दी रातों रात अमीर होना चाहता है, तो लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ ही शॉर्टकट हासिल हो जाएगी जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुनियादी तौर पे लोगों की तरबियत की है। मक्का के अंदर तरबियत हुई, मदीना के अंदर तरबियत हुई, और उसी की अलामत थी कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मीसाक़ मदीना, मुआख़ात मदीना की सूरत में भाई भाई वाला उसलूब पैदा हुआ और वो तरबियत पैदा हुई, यानी एक का दर्द दूसरे को महसूस होता था। बेहतर ज़बान उसका एपेक्स था। हाँ जी, और इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि ये ख़ास तौर पे चूँकि हम फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर इसके लिए आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना, ये ऑडियंस के लिए मेरी बात, कि अगर आप लोग फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है बस, और दिल से, कि अपनी तरबियत के ऊपर काम करें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाएं जो लोगों की तरबियत, जो मुआख़ात सिखाते हैं, जो इस जज्बे के साथ, आपको बज़ाहिर लगेगा यार फ़ौरी तौर पे क्यों नहीं कुछ हो रहा है, अपना वो जो है ना, बहुत रातों रात हासिल नहीं हो सकता। मैं बताना चाहूँगा कि जो अल्जीरिया है जी, अलजायर की लड़ाई, वो 100 साल चली थी, देखें, मतलब, और उसमें नॉट टू से फ़लस्तीन में कम कत्ल वार होते हैं, बट इससे ज़्यादा लोग हलाक हुए थे, ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, ज़्यादा रेप्स और टॉर्चर्स और कैद खाने और सब तमाशे वो फ्रेंच हुकूमत ने किए थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो हुआ था तो हम ये बर्दाश्त कर लें, बट पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सब्र से काम लेना, कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना, इंस्टीट्यूशंस खड़े करना, बिल्कुल, जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं, एज अपोज टू के एक हल्ले में, यानी एक अट्रैक्शन होती है कि सितारे की तरफ फ़ौरन जलो और बहुत खूबसूरत और रोशनी और रौनक और लोगों की सारी वो मोहब्बत का महवर बन जाओ। साइलेंस में भी बड़ा काम होता है, क्योंकि इतने हज़ार लोग हैं। अगर आप गए, वैसे मैं आपको नॉट टू मिनिमाइज, आपने बहुत बड़ा काम किया, बट आपके इर्द गिर्द कितने हज़ार लोग हैं जिनकी वजह से आप गए, एग्जैक्टली, जिनके नाम कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, गुमनाम मुजाहिद हैं वो असल में। मतलब मैं यहाँ पे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु के हमेशा मिसाल देता हूँ कि यार आप उनके बारे में कोई मुझे हदीस ला के दिखा दें, लेकिन इसके बावजूद वो अशरा में बशरा में है। यानी उनकी जितना, जैसे
आइसबर्ग होता है ना, पानी के जितना ऊपर होता है उससे वो 10 गुना नीचे ज़्यादा होता है। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र चंद ही हदीस में मिलेगा आपको, लेकिन उसके बावजूद यानी उनका निजी किरदार, उनकी प्राइवेट लाइफ, जो उसका कभी जिक्र क़यामत के रोज़ पता लगेगा कि कैसे आदमी थे, वो इतना मेरिटस था और इतना वो कीमती था कि वो उसकी बुनियाद पे आपसे सबने उनको उस 10 की फहरिस्त में डाला जो कि जन्नत के वो आप कह लें वो हकदार हैं, पक्के हैं। तो सईद बिन ज़ैद का मैं अक्सर मेरे एक दोस्त हैं, कज़न है मेरे, वो आलिम दीन है, उनसे भी यही बात होती है कि यार ये सईद बिन ज़ैद का क्या मामला है, जो ये हज़रत उमर के ब्रदर इन लॉ हैं। हालांकि उनका किरदार वो आपको मिलेगा, हज़रत उमर की कन्वर्जन का एक दो और जगह मौका मिलेगा, फिर ख़त्म, बहुत महदूद मिलेगा। अब वो ना जंगों को लीड कर रहे हैं, ना वो कभी किसी वजारत के ओहदे पे बैठे हुए हैं, ना वो ज़कात के इंचार्ज हैं। वो बड़े एक मतलब जैसे एक बड़ा साइलेंट सा किरदार है। इसी तरह बीवी फातिमा है, हाँ जी, सलामुल्लाह अलैहा, 18-19-20 साल की उम्र में वो फौत हो जाती हैं यार। और उन्होंने क्या दो अपनी घर की औरत है, बच्चे पाले, बीमारों की वो उन्होंने तीमारदारी की जंगों में, प्राइवेट किरदार है, कोई बहुत बड़े हदीस के मजमूए नहीं है, लेकिन वो औरतों की सरदार हैं जन्नत की। ये वो तरबियत थी जिसने हसन और हुसैन पैदा किए। उन्होंने फिर उम्मत के अंदर एक बेटे ने माशाल्लाह जो है वो उम्मत के अंदर सुलह कराई, और एक ने इस्लाम बगावत की जो है ना जुल्म के खिलाफ बगावत होगी। तो बेशक तो तरबियत के ऊपर काम करें, ख़ास तौर पे यूथ जो अभी 14-15 साल की उम्र से लेकर 30 साल के हैं ना कम से कम, ये लोग अपनी तरबियत के ऊपर काम करें ताकि आपस में एक बॉन्डिंग पैदा हो इंशाल्लाह, और दूसरे का दर्द समझ सकें। और फिर ये जो काम होगा ना, शायद इट माइट टेक ए डेकेड और 2 के 10-20 साल लगें, 100 साल लगें या 100 साल लगें, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो होंगे ना वो होंगे कि जो दुनिया देखेगी, पक्के मुस्तकिल और ठोक कर होंगे। उज़ैर भाई जी बहुत प्यार है उनका, वो आए, उन्होंने वक्त निकाला, सारी दास्तान सुनाई, उन्होंने बताया कि वाघा बॉर्डर का मंजर वो कैसे देख के आए हैं। उनका ये प्यार है और उनकी नवाजिश है, और उनके साथियों सबके लिए दुआ और सलाम ही भेज सकते हैं, और हमारी क्या हैसियत या औकात है। और आपसे भी दरख्वास्त है कि ईवान की ऑडियंस के लिए स्पेशली, और हमारे लिए ईवान वालों के लिए, सबके लिए आप लोगों ने स्पेशल दुआ करनी है। आप लोग एक मुजाहिदा करके आए हैं, अभी मामला अभी हाल है, आपका कनेक्शन अभी पक्का डायरेक्ट हुआ है अभी। तो दुआओं की दरख्वास्त है, और दोबारा अब जिस तरह मुश्ताक साहब वापस आ रहे हैं, अगले वाले को बेहतर प्लान करके, ऐलान करके, लोगों को ऑन बोर्ड करके, क्योंकि आपने देख लिया हाँ जी लोगों के जज्बात कैसे हैं। ये मिड डे है इस वक्त, 12:30-1 बजे शुरू हुए हैं, हम मंगल का दिन है, लोग दफ्तरों में हैं, लेकिन वो मौजूद हैं। तो ज़ैर भाई बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।